वेलकम गाइस। बिफोर वी स्टार्ट द एपिसोड आई हैव समथिंग टू टेल यू गाइस। पिछले कुछ दिनों से आई हैव बीन आस्क्ड टू ऐड पिक्चर्स सीक्वेंस वाइज इन एपिसोड। मैं भी ये करना चाहता हूँ, लेकिन चैट जीपीटी और जेमिनाई से एक एक सीन के पिक्चर जनरेट करके एडिट करने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से मैं डेली एपिसोड नहीं ला पाऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेली आपको एपिसोड मिले, क्योंकि मैं भी एपिसोड्स तभी सुन पाता हूँ। कुछ एआई हैं जो एक बार में मल्टीपल पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं, जैसे जेनस्पार्क एआई, लेकिन इन एआई के सब्सक्रिप्शंस बहुत कॉस्टली हैं, जो मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये सीजन जल्दी जल्दी खत्म करके मैं नेक्स्ट सीजन के एपिसोड्स में पिक्चर्स भी ऐड करूं, वो भी हाई क्वालिटी की। तब तक हो सकता आपके सपोर्ट से चैनल मोनेटाइज भी हो जाए और मैं एपिसोड क्वालिटी और भी इंप्रूव कर पाऊं। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दें और सपोर्ट बनाए रखिए। अब मैं ज्यादा रंडी रोना नहीं करता हूं, डायरेक्ट एपिसोड शुरू करते हैं। चैप्टर 1049 स्पेक्टेटर की इंट्यूएशन। ये कैसे हो गया? चाहे जियो और फॉर्स रास्ते में बिल्कुल भी ना रुके और तेज रफ्तार से चलें, तो भी सबसे नज़दीक एवरनाइट कैथीड्रल तक पहुंचने में कम से कम 15 मिनट लगेंगे। किस्मत से मैं इतनी सावधान थी और मैंने पहले ही मिस्टर फूल से एंजेलिक ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना कर ली थी। मैंने असल में जियो और फॉर्स को हिप्नोटाइज भी किया। उसके दिमाग में तुरंत ख्यालों का तूफान उठा, फिर उसने उन्हें जल्दी से दबा दिया। पहले तो उसकी आंखों में उलझन थी, फिर उसका चेहरा जैसे कुछ समझने जैसा हो गया, जैसे वो लंबे सपने से आखिरकार जाग उठी हो और उन बातों को याद किया हो जो नज़रअंदाज हो गई थीं। मिस्टर रैम्बिस, आप यहाँ? आदरी ने अपनी आवाज़ को हवाई सा बनाया, जैसे वो अभी भी सपने की हालत में हो। बोलते वक्त उसने अपनी साइकाइट्रिस्ट के रूप में इमोशंस पर कंट्रोल का इस्तेमाल किया और अपने दिमाग में एक ऐसी एंग्जाइटी को चमकाया जो बिना किसी अबनॉर्मैलिटी के अनिवार्य था। इस अचानक पलटने ने उसे अनश्योर कर दिया कि आगे कैसे बढ़ना है। बिना शक के उसे समझ आ गया कि उसे पहले हिवन रैम्बिस के आगे के सवालों से निपटना होगा, ताकि डेमीगॉड को कोई शक ना हो। लेकिन ऐसे में वो सवाल पूछने के बाद 3 से 5 मिनट में चला जाएगा, और जियो और फॉर्स अभी तक पक्के से किसी एवरनाइट कैथीड्रल में दाखिल नहीं हुए होंगे। इससे गुमराह करने वाला कदम रुक जाता है और वक्त आने पर हैट एक्सेसरी को जलाना और द वर्ल्ड को बुलाना आसानी से अमल में कमियां दिखा देगा। वो असली समस्याओं को पूरा ठीक नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं इस मौके को खोना पसंद करूंगे, लेकिन बेतैयारी में प्लान ना चलूं। साहस, सहनशक्ति और सावधानी ही रहस्यमयी संसार की चाबी हैं। कम से कम हिवन रैम्बिस मुझे लंबे वक्त तक इस्तेमाल करेगा और सीधा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो चाहता है कि मैं किसी राजकुमार से शादी करूं, और ये प्रोसेस आधे साल से ज्यादा का है। मेरे पास अभी बहुत वक्त है। मैं दूसरे, तीसरे, चौथे या 5वें मौके का इंतजार कर सकती हूं। सिर्फ एक समस्या ये है कि मुझे जियो और फॉर्स को बताना होगा और उन्हें जल्दी से छुपने को कहना होगा। आदरी ने जल्दी ही एक निर्णय ले लिया। उसकी आंखें नॉर्मल हो गईं, लेकिन साथ ही होशियारी और डर के इशारे भी दिखने लगे। उसके रिएक्शन को देखकर और उसके सवाल को सुनकर हिवन रैम्बिस मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारा पहला बार किसी को हिप्नोटाइज करना था और मुझे डर था कि कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए मैं खास यहाँ इंतजार करने आया। हे, तुम्हारे बैकग्राउंड के साथ तुम्हें आमतौर पर ऐसा करने का मौका नहीं मिलता। उसकी आवाज़ नर्म और चिंता से भरी थी। इससे आदरी की आंखों की होशियारी और डर धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन आदरी के माइंड वर्ल्ड में उसे फिर से अपनी चेतना के बिखरते हुए महसूस हुआ। कुछ उठकर द्वीप और सागर को नीचे से देखने लगे। इससे उसे साफ समझ आ गया कि अभी जो उसके दिल में प्यार और सुरक्षा का भाव था, वो सब नकली था। आदरी को नॉर्मल वापस आते देख हिवन रैम्बिस ने सर हिलाया और कहा, उन्होंने तुम्हारे सवाल का क्या जवाब दिया? आदरी ने ईमानदारी से कहा, जियो ने कहा कि विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की जांच और राजा के राज की खोज उसकी अपनी मर्जी से थी। वो अपने पिता की मौत के बारे में बहुत शक्की थी। उसके पिता पहले रॉयल गार्ड्स के कैप्टन थे, अर्ल मेसन डेरे, लेकिन उसने जिक्र किया कि उसके कामों पर एक खास हस्ती का आशीर्वाद है। जवाब देते वक्त आदरी कुछ देर के लिए रुक गई, क्योंकि स्पिरिचुअल आसमान में ऊंची उसकी चेतना खुद को चेतना के द्वीप और आत्मिक सागर पर नीचे से देख रही थी। उसने देखा कि सागर के तह से एक फिगर उठ रहा है, जो प्रकट हुए कदमों से गुजरता हुआ सबकॉन्शियस धाम से होकर उसके बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड के द्वीप पर उतर रहा है। वो फिगर ब्लैक 3-पीस सूट पहने, पूरे सर के चांदनी बालों वाला था। वो एक और हिवन रैम्बिस था। हिवन रैम्बिस के चेहरे पर मुस्कुराहट का नामो निशान नहीं था। उसमें एक अति भयंकर हवा थी और उसकी खाल का एक हिस्सा ग्रेश वाइट स्केल से ढका हुआ था। न सिर्फ उसकी आंखें पेल ब्लू से गोल्डन हो गई थीं, बल्कि वो वर्टिकल भी हो गई थीं, किसी खास जानवर जैसी लग रही थीं। अगर उसे पहले ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ था, तो बस अब की इंटेंस नर्वसनेस ही उसे ऐसा करने से रोक देती कि जैसे उसे कुछ पता नहीं है और साथ ही बात बंद ना हो जाए या हकलाने ना लगे।
रियल वर्ल्ड में हेवन रैम्बिस ने मुस्कुराते हुए आद्री के खूबसूरत चेहरे को देखा और आगे पूछा, किस हस्ती का आशीर्वाद? आद्री ने सर हिलाया, जबकि चेतना का द्वीप बदलने लगा। जब ये बात उठी, जियो और फॉर्स बहुत रेजिस्टेंट हो गए। हिप्नोसिस से भागने के लक्षण दिखे, इसलिए मैं आगे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाई। बिल्कुल, किसी खास हस्ती के आशीर्वाद को मिस्टर फूल की तवज्जो के रूप में भी समझा जा सकता है, और देवी की भी। स्पिरिचुअल आसमान के नीचे जागृत आद्री ने चुपचाप अंदर ही अंदर गुनगुनाया। हेवन रैम्बिस ने सवालों के आसपास घूमना जारी रखा और हिप्नोसिस की डिटेल्स के बारे में पूछा। 2-3 मिनट के बाद उसने संतुष्ट सर हिलाया और कहा, अच्छा है, तुम में लोगों को हिप्नोटाइज करने का हकीकी हुनर है। हाल के घटनाक्रम खत्म होने पर मैं तुम्हें ड्रीम वॉकर की पोशन दूंगा और खुद तुम्हारे लिए रिचुअल का आयोजन करूंगा। ओ हाँ, प्यार और शादी से इतना मुकाबला मत करो। तुम अभी 20 साल भी नहीं हो और ऐसी बातों के पीछे भागने का बेहतरीन वक्त है। तुम्हारी खूबसूरती सबका दिल जीतने के लिए काफ़ी है और उनकी तवज्जो का मजा लो। हेवन रैम्बिस ने परोक्ष इशारों और निर्देशन का इस्तेमाल करके आद्री के प्यार और शादी के प्रति रेजिस्टेंस को कम किया। ये घटिया आदमी। आद्री ने स्पिरिचुअल आसमान के नीचे अपने गाल फुलाए और नफरत से गुनगुनाया। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया, थोड़ी शर्म और इच्छा दिखाने के लिए। हेवन रैम्बिस को सिर्फ लॉजिकल प्रोसेस से सफलता की उम्मीद नहीं थी। ये देखकर उसने घुसी हुई चेतना को वापस खींच लिया और खुद को द्वीप से निकलने गया। उसने पलटकर कहा, भूल जाओ कि मैंने अभी क्या कहा। ये सब तुम्हारे दिल से आए हुए अपने आप के ख्याल हैं। जब मैं यहां से जाऊंगा और तुम्हारी नज़र से ओझल हो जाऊंगा तो तुम भूल जाओगी कि मैं यहां आया था। ये सुनकर स्पिरिचुअल आसमान के नीचे आद्री आह छोड़ने से ना रह पाई। इसका मतलब था कि हेवन रैम्बिस जाने ही वाला है। चाहे उसकी मौजूदगी सिर्फ 5 मिनट की ही थी, जो कि जियो और फॉर्स के लिए सबसे नज़दीक एवरनाइट कैथीड्रल तक पहुंचने के लिए काफ़ी नहीं थे, फिर भी आद्री चाहती थी कि हेवन रैम्बिस जल्द से जल्द चला जाए। स्पेक्टेटर डोमेन के एक डेमीगॉड का सामना करना अविचंतनीय दबाव वाला था। इसके बाद भी मौका मिलेगा। जब तक मैं अपनी चेतना बनाए रखूंगी, मौका मिलेगा ही। आद्री, उदास मत हो, बेसब्र मत हो। आद्री ने चुपचाप खुद को तसल्ली दी, जबकि वो हेवन रैम्बिस को देख रही थी, जो पलटकर हॉल की तरफ बढ़ रहा था। उसने ढीला नहीं छोड़ा, सांस नहीं ली। उसने अपनी नॉर्मल हालत बनाए रखने की पूरी कोशिश की। अचानक हेवन रैम्बिस रुका और पलटकर आया। उसने अपनी पेल ब्लू आंखें तान की और आद्री की तरफ देखा। तुम मुझे पहली बार देखते ही इतनी डर क्यों गई थीं? क्यों? मैं उस वक्त इतनी हैरान थी कि कुछ इमोशंस छिपा नहीं पाई। आद्री ने अपने लंबे ब्लॉन्ड बालों के नीचे अपने सर के बालों को खड़ा महसूस किया। उसके ख्याल तेजी से दौड़ने लगे। उसने उलझन से पूछा, सच में? ये तो नॉर्मल है ना? कोई अचानक मेरे पास आ गया, थोड़ी देर का शौक तो लगेगा ही। हेवन रैम्बिस ने सर हिलाया, जैसे इस व्याख्या से सहमत हो। उसने आद्री का जायजा लिया और अचानक बोला, तुम अपने साथ एक मिस्टिकल आइटम रखती थीं जो किसी के रूप को बदल सकता है, एक एक्सेसरी के रूप में। आज तुमने वो क्यों नहीं पहनी? अब नहीं, मैं लाए को ज्यादातर अपने कपड़ों के नीचे छिपा कर रखती हूँ। उसने कैसे देखा कि आज मैंने नहीं पहनी? उसने मेरे कुछ मेमोरीज चोरी से पढ़ लिए हैं, वो मेमोरीज जो मैंने नॉर्मल दिखने के लिए सुरक्षित नहीं की थीं। हेवन रैम्बिस के सवाल का सामना करते हुए आद्री ने अपने ख्यालों को थम से जाना महसूस किया। लाए ना पहनने का कारण सीधा था। उसे डर था कि ये एक्सेसरी उसके इमोशंस को बढ़ा देगी, जिससे वो स्पेक्टेटर पाथवे के डेमीगॉड का सामना करते वक्त अपने सच्चे ख्याल पूरे तौर से छिपा नहीं पाएगी। इसका मतलब था कि उसने आज हेवन रैम्बिस से मिलने की भविष्यवाणी कर ली थी। ये नॉर्मल हालत में नहीं होना चाहिए था। एक पल में आद्री ने एक आइडिया पकड़ा और सुनसान मुस्कुराहट दिखाई। ये मेरे इमोशंस को बढ़ा देता है और हिप्नोटाइज करने की सफलता को कम कर देता है। मैं किसी हादसे से बचने के लिए पहले ही उसे उतार दिया। हेवन रैम्बिस ने सर हिलाया और कहा, तो ये वजह है। जब ही आद्री थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, ये स्पेक्टेटर पाथवे का डेमीगॉड अचानक आंखें तान कर आद्री की तरफ देखने लगा। अगर सिर्फ यही बात है तो कोई शक करने की बात नहीं, लेकिन जब तुमने मुझे देखा, उस वक्त नॉर्मल सीमा से थोड़ा ज्यादा डर कुछ इशारा दे रहा है। ये कहते हुए हेवन रैम्बिस की लाइट ब्लू आंखें वर्टिकल हो गईं और जल्दी ही गोल्डन रंग से रंग गईं। 2 गोल्डन वर्टिकल प्यूपिल्स में आद्री की राइडर्स अटायर में इमेज साफ दिख रही थी। भां, आद्री के ख्याल अति उलझे हुए हो गए। सिर्फ स्पिरिचुअल आसमान के नीचे खुद ही मुश्किल से जागृत रह गई। द्वीप को घेरे हुए आत्मिक सागर की सतह लहरें उठने लगीं, उसे घेर लिया। साथ ही भयंकर दिखने वाला हेवन रैम्बिस द्वीप पर वापस आया और सागर की सतह के नीचे रुक गया, जहां इंसान के सबकॉन्शियस का बड़ा हिस्सा होता है, जिससे ग्रेश व्हाइट ड्रैगन स्केल्स के टुकड़ों को द्वीप की नींव में भेज दिया गया। आद्री ने अचानक अपने ख्यालों को टेढ़े मेढ़े होते महसूस किया, जिससे उसे सब कुछ कहने, अपने सारे राज जबान पर लाने के लिए उभार दिया। स्पिरिचुअल आसमान के नीचे जागृति पर निर्भर रहते हुए उसने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया और कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि ऐसे चलता रहा तो ज़रूर समस्या होगी, इसलिए उसने जल्दी ही अपने कुछ ख्यालों को अलग कर लिया और एंजेलिक ब्लेसिंग और बिखरी हुई चेतना पर निर्भर रहते हुए हेवन रैम्बिस को इसका पता न चले।
उन ख्यालों में से एक था अपना हाथ बाएं पॉकेट में डालना। तभी उसके माइंड वर्ल्ड में घुसा हेवन रैम्बिस और भी भयंकर दिखने लगा। उसने नाक से हवा निकाली। सच में ही कोई समस्या है। अगर कोई समस्या नहीं होती तो आद्री सबसे महत्वपूर्ण बातों से शुरू करती, एक के बाद एक अपने सारे राजों और गुप्त बातों को उजागर करती, चुपचाप बैठने के बजाय। वैसे भी जब ये मैनिपुलेशन इतनी तेजी से हुआ तो आद्री के पास अपने सारे राजों को सजाने का वक्त नहीं था। चाहे वो कुछ भी छिपाना चाहती, उसकी जागृति बात करते ही सामने आ जाती। कुछ गड़बड़ है, इस बात की पुष्टि के बाद हेवन रैम्बिस ने और इंतजार नहीं किया। उसकी नज़र अति ठंडी हो गई, जबकि ग्रेइश व्हाइट स्केल्स ने उसकी खाल को ढक लिया। आत्मिक सागर में आंधी अचानक तेज हो गई और स्पिरिचुअल आसमान के नीचे आद्री लड़खड़ा गई। उसकी चेतना की आखिरी कीलियां बार बार के हमलों के आगे जल्दी ही ढीली पड़ने लगीं, टूटने के कगार पर पहुंच गईं। हेवन रैम्बिस ने माइंड स्टॉर्म की शक्ति एक बार फिर बढ़ा दी। आद्री के पूरे द्वीप को हिलते देखकर संतुष्ट हुए। इसका मतलब था कि वो उसे पूरा कंट्रोल करने ही वाला था। इस पल उसने एक पुराना शब्द सुना, तकदीर। रियल वर्ल्ड में हेवन रैम्बिस ने हैरानी से सर उठाया। उसने देखा कि आद्री की ग्रीन आंखें सबसे चमकदार, सबसे चमकदारे गोल्डन रंग से रंग गई थीं। चैप्टर 1050 हिप्नोसिस का माहिर इस्तेमाल। जब पुराने हर्मीज शब्द गूंजे जहां ऑड्री और विन रैम्बिस खड़े थे, वो इलाका धुंधला हो गया, जैसे कोई गुजर गया हो और सबसे नजदीक विंडो को रोक दिया हो, फिर जल्दी से चला गया हो। जब रोशनी वापस आई तो कल्पना लोक में भयानक माइंडस्टॉर्म से भरा द्वीप ऑड्री से विन रैम्बिस का हो गया। दूसरे के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड में घुसा व्यक्ति विन रैम्बिस से ऑड्री हो गया। फेट साइफन चार्म। ये एक वर्म ऑफ टाइम को मटेरियल बनाकर बनाई गई थी। द फूल की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये चार्म बनाई गई थी। ये एक लक्षित टारगेट की आने वाली तकदीर को थोड़े वक्त के लिए छीन सकती थी और इस्तेमाल करने वाले की तकदीर से बदल सकती थी। ये वही कंसल्टेशन फी थी जो ऑड्री ने हेजल के मेंटल ब्रेकडाउन का इलाज करने के बाद गर्मन स्पैरो से पाई थी। इस मिली हुई चाम के साथ वो अपने चेतना के भागों के टूटने और अपने ख्यालों पर कंट्रोल खो बैठने की भविष्यवाणी को विन रैम्बिस की तरफ मोड़ सकती थी। फिर उसने उससे माइंडस्टॉर्म छीन लिया और अपने लक्षित के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड का दरवाज़ा एक पल में खोल दिया। फिर उसने सीधा चेतना की तकदीर को बदल दिया और बिठा दिया। एक पल में हालात उलट गई। ऑड्री टूटने के कागार से उत्तर एब्सोल्यूट एडवांटेज हासिल करने तक पहुंच गई। बिल्कुल, ये एडवांटेज सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही टिक सकता था। सच कहा जाए, अगर वो अपने आप को एक निराशा की हालत से बचाने का तरीका न सोचती तो ऑड्री डेफिनेटली फेट साइफन चार्म का इस्तेमाल न सोचती, या ये कह सकते हैं कि जब तक उसे याद आता बहुत देर हो चुकी होती। इस पल, जैसे उसने अपने दिमाग में अनंत बार अभ्यास किया था, उसने फेट साइफन चार्म के प्रभाव से होने वाली हैरानी को दबाया और अपनी हालत की जल्दी से पुष्टि की। अपने मौजूदा लाभ का इस्तेमाल करते हुए उसने हिप्नोसिस और माइंड स्टॉर्म को एक साथ घुमा दिया और विन रैम्बिस के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड का दरवाज़ा एक पल में खोल दिया। विन रैम्बिस तुरंत बेहोश हो गया, जैसे एक आम आदमी जिसका ध्यान ऑड्री की गोल्डन आंखों की तरफ खींचा गया हो और इस तरह उसकी हिप्नोसिस में आ गया हो। हाँ, इस पल स्पेक्टेटर पाथवे के एक डेमीगॉड को ऑड्री, जो सिर्फ एक सीक्वेंस 6 थी, ने कंट्रोल कर लिया था। इस तरह चाहे फेट साइफन चार्म का प्रभाव खत्म हो जाए, रियल वर्ल्ड में डेवलपमेंट बदलने वाला नहीं था। लेकिन ऑड्री जानती थी कि मैजिकल चार्म की मदद से वो विन रैम्बिस की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड का दरवाज़ा खोल रही थी और शुरुआती कंट्रोल हासिल कर रही थी। बाद में वो जो भी करना चाहे भी उसे डेफिनेटली उसकी तरफ से रद्द कर दिया जाएगा, और उसकी सीक्वेंस लेवल के साथ उसके पास ऐसी इंटेंस शक्ति का विरोध या कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था। और वो साफ महसूस कर सकती थी कि विन रैम्बिस बेजान में अपनी मौजूदा हालत का विरोध कर रहा था। रियल वर्ल्ड में उसके चेहरे पर थोड़े से ग्रे स्केल्स दिखाई देने लगे थे। जल्द ही वो मेरे माइंड पर शुरुआती कंट्रोल की हालत से जबरदस्ती निकल जाएगा, ऑड्री के दिमाग में एक सोच फ्लैश हुई। फिर उसने विन रैम्बिस के सिर की तरफ देखा और अफसोस हुआ कि वो अपने साथ एक ताकतवर रिवॉल्वर नहीं लेकर आई थी, वरना वो इस मौके का फायदा उठाकर उस पर लगातार गोली चला सकती थी, उसे मारने की कोशिश में। जल्द ही उसे याद आया कि उसके पास ड्रैगन स्केल्स हैं। उसे विश्वास था कि विन रैम्बिस के पास भी जरूर होंगे और वो और भी मजबूत होंगे। वो कोई आम हमला चीर नहीं सकता, यहाँ तक कि ज्यादातर मिड या लो सीक्वेंसेस की मिस्टिकल आइटम्स भी नहीं।
और अगर वो उसे एक ही गोली में नहीं मार पाती तो विन रैम्बिस डेफिनेटली इस मौके का फायदा उठाकर चेतना वापस हासिल कर लेता और उसके कंट्रोल से भाग जाता। बिना कोई देर किए ऑड्री, जिसके पास उचित आक्रमण करने वाली क्षमता नहीं थी, ने जल्दी से एक निर्णय ले लिया। उसे हिप्नोटाइज करो। वो हिप्नोटाइज करने में माहिर है और इसका बहुत ज्यादा विरोध करता है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कोई एडिशनल आइटम्स नहीं रखेगा। मैं उसे ऐसी कोई चीज नहीं करने दे सकती जो उसकी मर्जी के खिलाफ हो। हमारे लेवल्स के अंतर के साथ मैं डेफिनेटली उसका सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस नहीं झेल पाऊंगी। ऑड्री के दिमाग में ख्याल दौड़े। उसने अपने थोड़े सूखे होंठ फैलाए। उसने कोई अबनॉर्मैलिटी दिखाने की कोशिश नहीं की और विन रैम्बिस की आंखों में देखकर नम आवाज में कहा, ग्लेंट के हवेली के अंदर एक जगह ढूंढो और इंतजार करो। 15 मिनट बाद बाग में मुझे ढूंढना। ऐसा सबकॉन्शियस थॉट किसी ऑब्वियस रद्द की निशानी नहीं जगाता, इसलिए ऑड्री अपना कंट्रोल आसानी से पूरा कर पाई। विन रैम्बिस के लिए वो आज ऑड्री को ढूंढ ही रहा था और मिलने की जगह भी विस्काउंट ग्लेंट की हवेली ही थी। ऑड्री की हिप्नोसिस ने सिर्फ वक्त और जगह बदल दी और अंतर बहुत ही छोटे पहलू में था। ये विन रैम्बिस के ख्यालों से मिलता था और उसकी ज्यादा मेहनत भी नहीं लेता, इसलिए उससे कोई इंटेंस विरोध नहीं मिला। ठीक है, विन रैम्बिस ने ऑड्री की बातों का जवाब दिया। ऑड्री ने आह छोड़ने की फुर्सत नहीं ली। उसने ध्यान से दूसरे की आंखों में देखा, नर्म आवाज में बोली, तुम 15 मिनट बाद ही मुझे ढूंढोगे, इसलिए तुमने आज मुझे देखा ही नहीं। जब तुमने मुझे देखा ही नहीं तो अभी जो हुआ वो डेफिनेटली नहीं हुआ, उसे भूल जाओ। जब से विन रैम्बिस ने हिप्नोसिस एक्सेप्ट कर ली, उसने लॉजिकल सोच के तरीके से काम किया। विरोध था लेकिन कुछ इंटेंस नहीं। जल्द ही वो दिलकश आंखों से गोल्डन चमक गायब हो गई। हाँ, मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा, अभी कुछ नहीं हुआ, विन रैम्बिस ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ दोहराया। उसकी खाल की सतह पर ग्रेश व्हाइट स्केल्स काफी बढ़ गए थे। इस खास कदम को पूरा करने के बाद ऑड्री ने अपने सीने पर हाथ मारने की इच्छा को रोका और 1 सेकंड के लिए सोचा। तुम जब मेरा गाना सुनोगे तो शांत हो जाओगे। वो उसे अपनी चार्म से हिप्नोटाइज करना चाहती थी, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो एक सिडक्टिव पोज नहीं ले सकती, ना ही वैसा एक्सप्रेशन बना सकती थी। उसने सिर्फ हाथ उठाकर अपने ब्लॉन्ड बाल सांवरे और सर झुकाया। उसकी आंखों की लहरें घूमी और उसका मुस्कुराहट चमक उठी। इसके बाद उसने नाक से एक मेलोडी गुनगुनाई, मैनर अंडर द मून। विन रैम्बिस ने सामने की लड़की को देखा जो सूरज, फूल और जेम्स की तरह खूबसूरत लग रही थी। हवाईली सी आवाज सुनते हुए उसका दिमाग धीरे धीरे खामोश हो गया। अब उसमें कोई विरोध नहीं बचा। ये देखकर कि उसका शुरुआती कंट्रोल खत्म होने वाला है, ऑड्री ने कोई देर नहीं की। उसने कॉरिडोर के दूसरी साइड की तरफ इशारा किया, उधर जाओ, और जब तुम स्टेन्ड ग्लास देखोगे तब तुम जाग जाओगे और ड्रैगन स्केल्स हटा दोगे। उसे बहुत अच्छे से पता था कि कॉरिडोर के दूसरी साइड सिर्फ एक्सक्विजिट व्हाइट स्टेन्ड ग्लास थे। ये आदेश न तो कोई खतरा पैदा करता था, न विन रैम्बिस की मर्जी के खिलाफ था। उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया, कॉरिडोर से नीचे उतरा और दाएं मुड़ा। जब उसकी पीठ उसकी नजर से गायब हो गई, तब जाकर ऑड्री ने धीरे से सांस छोड़ी, डर, चेतावनी और बेचैनी को दिल में आने दिया। उसका जिस्म हल्का सा कांप रहा था। उसने मुंह थोड़ा सा खोला, वो हाँफने और सांस छोड़ने से न रह पाई। 10 सेकंड बाद ऑड्री ने खुद पर प्लकेट लगाया और शांत हो गई। फिर उसने दीवार पर लटकी घड़ी की तरफ देखा और वहीं खड़ी रही, हाथ उठाकर उन्हें अपने मुंह और नाक के सामने रखा, धीमी आवाज में मिस्टर फूल के ऑनरिफिक नेम का उच्चारण किया। उसने फिर से एंजेलिक ब्लेसिंग की प्रार्थना की और इस महान हस्ती से कहा कि वो द वर्ल्ड गर्मन स्पैरो को बता दे कि उसने कंफर्म कर लिया है कि विन रैम्बिस कब आएगा और वो उसे 2 मिनट पहले बुलाएगी। उसे उचित पल पर आने दे। जल्दी करने या बहुत करीब आने की जरूरत नहीं, ताकि विन रैम्बिस को किसी एम्बुश का पता ना चले। इस प्रोसेस में ऑड्री ने सिर्फ झांकी से बताया कि क्या हुआ। उसने डिटेल्स नहीं दी ताकि वक्त बर्बाद ना हो। इसके बाद उसने हाथ उठाकर अपने गाल दबाए, अपने चेहरे को बिल्कुल नॉर्मल वापस कर लिया। उसने खुद को हिप्नोटाइज करना शुरू किया, खुद को ये दिया कि जब भी वो विन रैम्बिस को देखे, मेलोडी गाए, मैनर अंडर द मून। ये सब करने के बाद ऑड्री मेन हॉल में गई और पहले गोल्डन रिट्रीवर सूजी को ढूंढा। फिर उसने लायन नेकलेस और अल्कोहल नेमेसिस डायमंड ब्रूच निकाली।
बाद वाला, जो किसी मेंटल इफेक्ट का विरोध कर सकता था, सिर्फ आधे घंटे के लिए पहना जा सकता था, वरना लिवर और दिमाग को जो नुकसान होता वो वापस नहीं आता। इसलिए ऑड्री ने वापस पहनाने की तैयारी कर ली जब वो ग्लेंट की हवेली से निकल जाए, ताकि विन रैम्बिस को बीच रास्ते में कुछ पता न चले। सूजी ने ऑड्री में कोई गड़बड़ नहीं देखी, जबकि वो उसे ब्रूच और नेकलेस पहनते देख रही थी। कुछ मिनट बाद ऑड्री ने एक ब्लैक नेट फिशिंग ग्लव को अपनी एक्वेस्ट्रियन पॉकेट में जोड़कर रख लिया। फिर वॉशरूम जाने के बहाने विस्काउंट ग्लेंट के बाग का चक्कर लगाकर आई। फिर उसने साथ जुड़ी टॉवर पर लटकी बड़ी घड़ी की तरफ देखा। उसका दिमाग तना हुआ वक्त याद कर रहा था। उसके लिए उसे डर था कि विन रैम्बिस ना आए, और साथ ही चिंता थी कि वो जल्दी या देर से आ जाए। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और ऑड्री ने 2 बार प्लकेट लगाकर खुद को शांत किया। जब 2 मिनट और 15 सेकंड बाकी थे, उसने अपनी टोपी पर लगा फेदर एक्सेसरी उतारा और अपनी कलाई हिलाई। स्कारलेट फ्लेम्स उठीं, सफेद फेदर को जला दिया। ये लाई की फ्लेम कंट्रोलिंग क्षमता थी। जब फ्लेम्स जलीं तो वो पेल हो गईं। सिर्फ 2-3 सेकंड में आर्टिफिशियल डेथ की ये उपज फेदर राख बन गई। उसके आसपास कुछ नहीं हुआ। घड़ी को देखकर टिन की बनी एक चाम निकाली और पुराने हमीज में एक शब्द उच्चारण किया, लाइटनिंग। चाम चमक उठी जैसे अनंत छोटे इलेक्ट्रिक स्नेक्स उसमें लिपट रहे हों। ये गर्मन स्पैरो को बुलाने वाली चाम थी। जब लाइटनिंग गायब हुई तो चाम पूरी तरह बिखर गई और वॉइड में घुल गई, लेकिन फिर भी शांति थी, कोई आवाज तक नहीं। शियो और फॉर्स ने कोई चर्च ऑफ एवरनाइट कैथीड्रल ढूंढ ली होगी और प्रार्थना शुरू कर दी होगी। ऑड्री शांत हुई और बाकी ऑटम दिनों के फूलों का मजा लेने का भाव किया। उसने सिर उठाकर बड़ी घड़ी की तरफ नहीं देखा, दिल में वक्त गिन रही थी। 3, 2, 1। उसने धीरे से सिर उठाया और आसपास देखा, लेकिन उसने विन रैम्बिस को नहीं देखा। क्या उसने ये दृश्य देखकर विन रैम्बिस तुरंत उस शांत हालत से निकल आया। साफ समझ गया कि वो एक जाल में फंस गया है। उसने आगे एहसास किया कि वो पहले ही किसी प्रभाव में है। बिना किसी देर किए उसने पीठ झुकाई और उसका जिस्म फूल गया। उसकी पुतलियां वर्टिकल हो गईं, पेल ब्लू से गोल्डन रंग में बदल गईं। उसका चेहरा, हाथ के पीठ और हर इंच खाल जिसे दिखाया गया ग्रेइश व्हाइट स्केल से भर गई। चिड़चिड़ाहट की आवाज के बीच उसने पहना हुआ सफेद शर्ट, ब्लैक वेस्ट, फॉर्मल कोट और सीधी ट्राउजर्स फटे नीचे के ड्रैगन स्केल्स को उजागर किया। पल भर में विन रैम्बिस एक एब्नॉर्मल भारी भरकम मॉन्स्टर में बदल गया। इंसान के रूप में रहते हुए उसके सर को छोड़कर बाकी जिस्म बिल्कुल ही बदल गया। वो एक ऐसे ड्रैगन जैसा था जो अभी तक पूरा इवॉल्व नहीं हुआ था। ड्रैगन की पीठ ग्रे स्किन के परों से ढकी हुई थी और उसके आगे पिछले पैर मोटे थे। ग्रेश व्हाइट स्केल्स पर कॉम्प्लिकेटेड 3 डिमेंशनल रहस्यमयी प्रतीकें खुदी हुई थीं। वो मांस में घुसकर आसपास के वॉइड तक फैल गई। ये ऐसे जाल जैसे लगे जो रियल वर्ल्ड से नहीं थे। जिसने भी उन पर नजर डाली वो एक तरह के मेंटल कंफ्यूजन में फंस गए। उनके ख्याल टेढ़े मेढ़े हो गए, यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी दिल की गहराई से आने वाले हर तरह के ख्यालों से धोती गई, खुद को चीरने और बिगाड़ने के लिए बेचैन। ये स्पेक्टेटर पाथवे का अधूरा मिथिकल क्रीचर रूप था। दूसरी पाथवेज के डेमीगॉड्स के लिए, जो कि एंजल लेवल पर नहीं थे, उन्हें अपने मिथिकल क्रीचर रूप में लड़ने के लिए अति विल पावर और दृढ़ विश्वास की जरूरत होती थी, वरना वो पागलपन और कंट्रोल खो बैठने की प्रवृत्ति को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनके तुरंत सारी रैशनैलिटी खोकर मॉन्स्टर बनने की संभावना बहुत ज्यादा थी। लेकिन स्पेक्टेटर पाथवे का अलग है। उनके पास प्लेकेट है जो उनके दिमाग और आत्मा का इलाज कर सकता है। इसलिए वो पागलपन और कंट्रोल खो बैठने के आगे बेबस नहीं है। इसलिए जब तक लड़ाई लंबी नहीं खिंचती, वो अपना मिथिकल क्रीचर रूप इस्तेमाल कर सकते हैं और मर्जी से नॉर्मल वापस आ सकते हैं। वूश। विन रैम्बिस के सबकॉन्शियस डोमेन के सारे ख्याल उबल पड़े, छलने लगे। उसकी चेतना के उन हिस्सों को पहचानकर जो बदल दिए गए थे, उन्हें साफ कर दिया और कुछ नहीं में घुलने दिया। वूश। विन रैम्बिस के ग्रेश व्हाइट ड्रैगन अवतार के आसपास तेज हवा का तूफान उठा। ये हकीकत से आता लगा, लेकिन एक कल्पना लोक से भी। उनमें एक खास इच्छा थी, जब वो हर दिशा में घूमे। जो भी जीव उनमें फंसा, वो हर तरह की एबनॉर्मल हालत में फंस गया, बेहोश खड़ा हो गया या अंधेरे में बाग के कोनों की तरफ भागने लगा। कंट्रोल खो देने की अलग अलग दर्जे की हालत आई। घुटने झुक गए और वो जमीन पर गिर पड़े। कुछ तो तुरंत बेहोश हो गए और कोमा में चले गए। कुछ ने अपने सबसे जोशीले एक्सप्रेशंस दिखाए, ड्रैगन के साथियों की तरह उसके आसपास जमा हो गए।
ये ड्रैगन माइट में एक गुणात्मक बदलाव था जो मिथिकल क्रीचर से आया। वो अपने असली हालत से जो दूसरों को औ की हालत में डालता था से बढ़कर माइंड डेप्रिवेशन तक पहुंच गया और इसके और भी प्रभाव थे। जब ड्रैगन माइट ने आसपास को घेर लिया, विन रैम्बिस ने ध्यान दिया और अपने आप को कल्पना भयानक रूपों में बदल लिया। कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर के जरिए जो ज्यादातर बियॉन्डर से बच जाता है, वो रूफटॉप पर गर्मन स्पैरो और बाग के किनारे ऑड्री हॉल के पास तेजी से पहुंचा। एज अ स्पेक्टेटर वो सिर्फ चेहरे और स्वभाव देखकर बता सकता था कि हमला करने वाला गर्मन स्पैरो है। इस पल ऑड्री अपने आप से बात कर रही थी और खुद को मजबूर कर रही थी। ग्रे फॉग के ऊपर द वर्ल्ड और द हर्मिट, दो डेमीगॉड्स की चर्चा और चेतावनियों पर आधारित। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। वो हिवन रैम्बिस के मिथिकल क्रीचर रूप को सीधे देखने से कंट्रोल न खोने से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे वो देख या महसूस नहीं कर पा रही थी कि एक खास कल्पना भयानक हिवन रैम्बिस कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर से उसके बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड की तरफ आ रहा है। लेकिन अचानक विन रैम्बिस की आंखों के सामने ब्लॉन्ड ग्रीन आइड लड़की का चेतना का द्वीप गायब हो गया। ऑड्री को अपने जिस्म से एक गर्मी महसूस हुई, जैसे वो एक ठंडी अंधेरी गुफा से धरती की सतह पर वापस आ गई हो, जहां सूरज चमक रहा हो। उसने जल्दी से हिप्नोसिस खत्म किया और आंखें खोलीं। आसमान का सूरज पतले नहीं कहे जाने वाले बादलों को चीरकर अपनी चमक बिखेर रहा था। चमकदार गोल्डन रोशनी में नहाए अटम के फूल चुपचाप खिले हुए थे। सब कुछ खूबसूरत और शांत था। ऑड्री ने ब्लैंकली आसपास देखा, लेकिन उसने हिवन रैम्बिस, गर्मन स्पैरो या बड़े क्रिम्सन मून को नहीं देखा। इससे उसे ऐसा लगा जैसे अभी जो कुछ उसने अनुभव किया बस एक सपना था। कितनी ताकतवर शक्तियां! दो डेमीगॉड्स की लड़ाई एक फूल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऑड्री ने चुपचाप अंदर ही अंदर गुनगुनाया, फिर शांत चाल से बाग से निकलकर उस कॉरिडोर में पहुंच गई जो बाग और घर को जोड़ता था। उसे डर था कि उसकी मौजूदगी गर्मन स्पैरो की लड़ाई को प्रभावित करेगी। छिपी हुई दुनिया में हिवन रैम्बिस की एक मैनिफेस्टेशन भी क्रिम्सन मून के नीचे गर्मन स्पैरो के चेतना के द्वीप पर उतरी। जब ही वो उस पर कदम रखने ही वाला था और बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड का दरवाजा खोलकर गर्मन स्पैरो के सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना चाहता था, उसके ख्याल खुद के खिलाफ काम करने के लिए उसने देखा कि कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर में खड़ा काल्पनिक द्वीप एक मौत जैसी खामोशी से भरा था। वहां कोई हिलावट वाले ख्याल नहीं थे या नए ख्याल आने की निशानी नहीं थी। उस पर असर डालने का कोई तरीका नहीं था। कठपुतली, मैरिनेट। विन रैम्बिस ने तुरंत एक निर्णय लिया। पिछली जानकारी के साथ मिलाकर उसने गर्मन स्पैरो की क्षमताओं की बेहतर समझ हासिल कर ली। वो शॉक्ड या निराश नहीं था, बल्कि उसमें खुशी और विश्वास का भाव था, क्योंकि स्पेक्टेटर पाथवे के डेमीगॉड के रूप में वो आसानी से एक मैरिनेट और असली शरीर में अंतर बता सकता था, गर्मन स्पैरो की सबसे ताकतवर क्षमता को काफी कम कर देते हुए। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि एक मैरिनेट मेरा माइंड इन्वेजन और चेतना पर कंट्रोल रोक देगा? उस भयानक और काल्पनिक विन रैम्बिस ने अपनी गोल्डन वर्टिकल आंखों से झांका और मैरिनेट के चेतना के द्वीप पर एक ट्रांसपेरेंट पैसेज ढूंढ लिया। चेतना के द्वीप पर यह माइंड वर्ल्ड में स्पिरिट थ्रेड्स का प्रतीक था। इसके तुरंत बाद विन रैम्बिस की फिगर फ्लैश हुई और उसने उस ट्रांसपेरेंट पैसेज का पता लगाया और दूर छुपे हुए एक और चेतना के द्वीप को ढूंढ लिया। यहीं से मैरिनेट्स को कंट्रोल किया जा रहा था। इसका मतलब ये असली शरीर से संबंधित था। तुम्हें ढूंढ लिया, विन रैम्बिस ने ठंडी आवाज में नाक से हवा निकाली। कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर में एक भयानक माइंड स्टॉर्म पैदा किया, उन्हें गर्मन स्पैरो के चेतना के द्वीप पर बार बार भर्ती कर दिया। इससे पास के मौसम तेजी से बदला और स्पिरिचुअलिटी के जरिए आसपास को जानने की क्षमता पर इंटेंस दखल अंदाजी हुई। विन रैम्बिस ने मौका पकड़ा और गर्मन स्पैरो के चेतना के द्वीप के करीब पहुंचकर उसने एक ग्रेइश व्हाइट सीढ़ियों का जाल पैदा किया, अपने प्रतिरोधी के सबकॉन्शियस में छुपे घुस जाने की कोशिश में। यह उसकी आम लड़ाई का अंदाज था। एक रोशनी में रहे, दूसरा अंधेरे में। एक सीधे हमला करे, दूसरा चोरी से घुस जाए। इन दो आक्रमणों से टारगेट की मेंटल दीवारें आसानी से टूट जाती थीं और वो अपने प्रतिरोधी के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड को कंट्रोल कर लेता था। साथ ही एक ड्रैगन अवतार के रूप में वो हवा में उड़कर चक्कर लगाने लगा। उसने गर्मन स्पैरो को अपनी ड्रैगन माइट और ब्रेथ से प्रभावित किया और चेतना के स्तर की लड़ाई को पूरा किया। इस पल कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर की गहराई से विन रैम्बिस ने चुपचाप गर्मन स्पैरो के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड में घुसने की कोशिश की, जब अचानक उसने एक अनंत ग्रेश व्हाइट कोहरा देखा। आसपास का सारा कलेक्टिव सबकॉन्शियस और द्वीप गायब हो गए। विन रैम्बिस का दिल संग गया। उसने जल्दी से अपनी चेतना का विश्लेषण किया, शक किया कि वो किसी इल्यूजन में है। लेकिन चाहे जैसा भी उसका इलाज करे, ग्रेश व्हाइट कोहरा नहीं बदला। बिल्कुल कोई हादसा या खतरा नहीं हुआ, जैसे वो बस एक सीधा बैकग्राउंड हो। ये काफी शक वाली बात थी।
जब ही विन रैम्बिस यहां माइंड स्टॉर्म भड़काने की तैयारी कर रहा था, ग्रेइश व्हाइट कोहरा आखिरकार धुंधला हुआ और पहले वाला चेतना का द्वीप जो गर्मन स्पैरो से संबंधित था उजागर हो गया। विन रैम्बिस के पास हेजिटेट करने का वक्त नहीं था। उसने तुरंत संबंधित सबकॉन्शियस में प्रवेश किया और अपने लक्षित के ख्यालों को बदलने की कोशिश की, लेकिन वो ख्याल एक चमकदार रोशनी से रंगे हुए थे, एक पवित्र और विशाल खुशबू से। वो हिलने या प्रभावित होने वाले नहीं थे। ये विन रैम्बिस ने फितरत से सर उठाकर चेतना के सागर की तरफ देखा, उस सीढ़ियों से जो उसने पैदा की थीं। द्वीप के अलावा वहां एक फिगर थी जिसके 12 पैर आग के परों से गोल्डन रोशनी छोड़ रही थी। ये एक एंजल की शक्तियों का प्रतीक लगता था। क्योंकि आज उसे स्पेक्टेटर पाथवे के डेमीगॉड से निपटना था, क्लाइन ने खुद पर एंजल्स एम्ब्रेस का इस्तेमाल किया ही था। रेड प्रीस्ट के लेवल की अहमियत के साथ उसने ग्रे फॉग के ऊपर के रहस्यमयी जगह की शक्तियों को निर्देश दिया, जिससे वो अधूरे मिथिकल क्रीचर रूप का सामना करते समय असर से बच सकता था। और इसे सीधे न दिखाने का कारण यह था कि वो विन रैम्बिस पर प्रयोग कर रहा था। जब विन रैम्बिस उसके चेतना के द्वीप में घुसने की कोशिश कर रहा था, तो उसके मैरिनेट कूना स्किलगॉर ने लक्षित को टेढ़ा कर दिया, उसे क्लाइन के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड से बदलकर ग्रे फॉग के क्लाइन के प्रतीक पर ले आया। इस नतीजे पर अगर विन रैम्बिस ग्रेइश व्हाइट कोहरे में चेतना का द्वीप ढूंढ लेता, तो इसका मतलब था कि वहां एक अननोन हस्ती सो रही थी। इसका मतलब था कि क्लाइन को पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। उलटकर वो थोड़ा आराम महसूस कर सकता था। ये वही बात थी जिसके बारे में वो पहले से ही परीक्षण करना चाहता था, लेकिन खतरे के कारण नहीं कर पाया। आज उसे आखिर मौका मिल गया। आखिर चाहे कोई भी नतीजा निकले, विन रैम्बिस ही मरेगा और वो नहीं। इससे उसके लिए एक डेमीगॉड को आसानी से खत्म करना मुमकिन हो जाएगा। ये देखकर कि वो एंजल से आशीर्वादित है और अपने प्रतिरोधी के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड को थोड़े वक्त में नहीं तोड़ सकता या घुस नहीं सकता, विन रैम्बिस ने बिना किसी देर किए पीछे हट लिया। वो उस इलाके से कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर के जरिए वापस अपने माइंड वर्ल्ड में आ गया। फिर वो भारी भरकम ड्रैगन गायब हो गया हवा में, जिसे क्लाइंट स्पिरिट थ्रेड से भी ढूंढ नहीं पाया। साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी। विन रैम्बिस ने एक साइकोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट का इस्तेमाल करके अंधेरे में छिप जाने का प्लान किया। फिर एरिया ऑफ इफेक्ट बियॉन्डर शक्तियों जैसे माइंड डिप्रिवेशन और माइंड स्टॉर्म का इस्तेमाल करके धीरे धीरे गर्मन स्पैरो की एंजल बढ़ी हुई मेंटल दीवारों को कमजोर करना और फिर अपने सील्ड आर्टिफैक्ट से हमला करने की कोशिश करना। स्पेक्टेटर पाथवे के डेमीगॉड के रूप में यूं तो उसका ड्रैगन रूप मेले कॉम्बैट में ताकतवर था, लेकिन उसमें जरूरी ताकतवर आक्रामक बियॉन्डर शक्तियों की कमी थी। इसे कुछ सील्ड आर्टिफैक्ट से पूरा किया जाता था। इस पल गर्मन स्पैरो के सामने, जो कि या तो मैरिनेट था या असली शरीर, एक काल्पनिक किताब प्रकट हुई। इसके बाद एक हवाईले सी आवाज आई, मैं आया, मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड किया। क्लाइन लाइटनिंग स्टॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे क्रीपिंग हंगर ने रिकॉर्ड किया था। साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी जैसी चीज के लिए पूरे एरिया ऑफ इफेक्ट बम्बार्डमेंट से आसान हल निकल आता है। ये कहना चाहिए कि ऐसे लड़ने के अंदाज वाले बियॉन्डर से निपटने के लिए स्टॉर्म पाथवे एक काफी अच्छा चयन था। माइंड डेप्रिवेशन तक पहुंच गया था और इसके और भी प्रभाव थे। लाइटनिंग बोल्ट्स आसमान से गिर पड़ी, पूरी जगह को, जिसे बड़े क्रिम्सन मून ने रोशन किया था, एक सिल्वर जंगल से ढक दिया। बिजली चमकी और विनाशी औराज फैल गईं। कोई भी स्पॉट बेअसरा नहीं रह गया। वो जायंट ग्रेइश व्हाइट ड्रैगन, जिसके सिर अभी भी इंसान का था, फिर से नजर आया। उसके स्केल्ड जिस्म पर छोटे छोटे इलेक्ट्रिक बोल्ट्स दौड़ रहे थे। कुछ ऑब्वियस क्रैक्स भी थे। ऐसे वाइड एरिया ऑफ इफेक्ट बॉम्बार्डमेंट के साथ विन रैम्बिस की साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी नहीं टिक सकी। आखिर आसपास के साथ उसके इंटरैक्शंस से बचना मुमकिन नहीं था। वो सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास मिटा सकता था और किसी की तवज्जो के ब्लाइंड स्पॉट में रह सकता था। एक बार इंटरैक्शन का लेवल ज्यादा हो गया तो उसके पास एक्सपोजर से बचने का कोई तरीका नहीं था। जब ही वो नजर आया, लाइटनिंग स्टॉर्म काफी हद तक शांत हो गया। रूफ पर गर्मन स्पैरो का जिस्म अचानक धुंधला हो गया और अधूरे ड्रैगन के नीचे तिरछे से प्रकट हुआ। इसके तुरंत बाद उस पागल एडवेंचरर के बाएं हाथ के ग्लव से गहरे, अंधेरे, बारीक ब्लैक पार्टिकल्स उभर आए। फिर उसने मुंह खोला और डेविल भाषा से गंदगी और करप्शन से भरा एक शब्द बोला, धीरे। विन रैम्बिस जानता था कि उसका प्रतिरोधी क्रीपिंग हंगर इस्तेमाल कर रहा है और आइटम की असली लेवल जानता है। उसने गर्मन स्पैरो को हंसी की नजर से देखा और अपना बायां पंजा उठाया, जो एक आइस ब्लू मेटल सिलेंडर पकड़े हुए था, नीचे अपने दुश्मन पर गिराने को तैयार हुआ। ये एक सील्ड आर्टिफैक्ट थी जिसके ओरिजिन्स अनजान थे।
जिसे रॉटिंग मीटियोर के नाम से जाना जाता था। हेवन रैम्बिस ने इसे एक खास हस्ती से पाया था और उसे सिर्फ इतना पता था कि इसका एक हिस्सा कॉस्मोस से आया था। ये आइस ब्लू मेटल सिलेंडर खास डार्क ग्रीन बुलेट्स चला सकता था, जो जिसे भी लगते उसे तुरंत जहरीला कर देते। वो सड़ने लगते और ऐसा कि उनकी आत्मा भी बचती नहीं। ये डेमीगॉड्स पर भी असरकारी था। इसका नेगेटिव इफेक्ट ये था कि इस्तेमाल करने वाले के लिए कॉस्मोस की तवज्जो पाने और बेजान में करप्शन का शिकार होने की संभावना थी। अगर एक खास हस्ती की मदद से इस आइटम को सील ना किया गया होता तो हेवन रैम्बिस डेफिनेटली इसे अपने साथ लेकर नहीं घूमता। लेकिन फिर भी उसने इसका इस्तेमाल सीमित रखने की कोशिश की ताकि वो अजीब मौत या एनॉमली का शिकार ना हो। रॉटिंग मीटियोर के पिछले कई मालिकों का आम अंत था। अभी हेवन रैम्बिस को विश्वास नहीं था कि लैंग्वेज ऑफ फाउलनेस, जो कि सीक्वेंस 5 तक ही हो सकती थी, उसके अधूरे मिथिकल क्रीचर रूप को प्रभावित कर सकती है। उसने रॉटिंग मीटियोर का इस्तेमाल करके सील्ड आर्टिफैक्ट से लसे हुए उस दुश्मन को खत्म करने का प्लान बनाया था जो खतरा पैदा कर रहा था। लेकिन इस पल उसके एक्शन सच में धीरे हो गए और उसका पूरा जिस्म अकड़ गया। जाइगैंटिक क्रिम्सन मून के नीचे के पिच ब्लैक रूफ पर एक और गर्मन स्पैरो ब्लैक ट्रेंच कोट और सिल्क हैट में किसी भी वक्त प्रकट हो गया। उसने अपने दाएं हाथ में 6 बैरल रिवॉल्वर पकड़ा हुआ था और अपने बाएं हाथ को नीचे के गर्मन स्पैरो की तरफ निशाना बनाया, फिर मुट्ठी बंद की और कलाई घुमाई। अर्ल ऑफ द फॉलन, मैग्निफाई। ये क्लाइन का दूसरा मैरियोनेट था, लॉयर पाथवे से एक डेमीगॉड कोनास किलगॉर। उसके मैग्निफाई की मदद से क्रीपिंग हंगर ग्रेजिंग की हुई आत्माओं से पाई हुई बियॉन्ड शक्तियों को बढ़ा सकता था, उसे लगभग सीक्वेंस 4 के लेवल तक, या दूसरे शब्दों में एक डेमीगॉड के लेवल तक। बिल्कुल, मैग्निफाई को लगातार तेजी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, हर बार एक बार के इस्तेमाल तक सीमित था। हेवन रैम्बिस के मौजूदा मिथिकल क्रीचर रूप के कारण चाहे कितना भी मैग्निफाइड धीरे हो, वो उसे लंबा वक्त तक प्रभावित नहीं कर सकता। इसलिए गर्मन स्पैरो, जो असल में एन्यूनी था, उसे इस छोटे से मौके का फायदा उठाना था और हेवन रैम्बिस के स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स को कंट्रोल करना था। आमतौर पर उसे शुरुआती कंट्रोल पाने में 3 सेकंड लगते, लेकिन उसके प्रतिरोधी ने एक ताकतवर मिथिकल क्रीचर रूप दिखा दिया था और वक्त डेफिनेटली जरूरी वक्त को बढ़ा देगा। शायद लगभग 7 सेकंड या 10 सेकंड से भी ज्यादा लगेगा सफलता के लिए। और तब तक हेवन रैम्बिस धीरे के प्रभाव से बहुत पहले निकल जाएगा, खुद को नॉर्मल करेगा और संबंधित काउंटर मेजर्स लेगा। इस खास पल पर कोनास किलगॉर ने अपना बायां हाथ फिर से विनर एन्यूनी की तरफ किया और उंगलियां बंद की। अनदर मैग्निफाई। स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स का कंट्रोल मैग्निफाई हो गया। क्लाइन ने अपने वर्म्स ऑफ स्पिरिट को मटेरियल बनाया था ताकि ग्रे फॉग के ऊपर के रहस्यमयी जगह की शक्तियों से बनी कंट्रोल स्पिरिट बुलेट्स को समा सके। ये सीक्वेंस 3 सेंट्स को 1 या 2 सेकंड तक भी फ्रीज कर सकती थी। उस वक्त हेवन रैम्बिस, जिसका एक अधूरा मिथिकल क्रीचर रूप था, सीक्वेंस 3 सेंट से ज्यादा ताकतवर नहीं था। जब एमॉन के अवतार को कंट्रोल स्पिरिट बुलेट लगी थी तो वो भी 1 सेकंड से ज्यादा के लिए फ्रीज हो गया था। इसके अलावा क्लाइन कोनास किलगॉर से बुलेट की शक्ति को मैग्निफाई भी करवा सकता था, लेकिन मौका पकड़ने के लिए वो वक्त पर नहीं कर पाया। पिछली 3 कॉम्बिनेशन अटैक्स की सीरीज ने क्लाइन को पॉइंटेंट बना दिया था, क्योंकि लॉयर पाथवे के डेमीगॉड की मदद मिलना भयंकर था। ये बहुत असरकारी था। बिल्कुल, नॉर्मल हालात में अर्ल ऑफ द फॉलन का मैग्निफाई सिर्फ उन प्रभावों और असरों को बढ़ा सकता था जो किसी के जिस्म या एक्शंस को मजबूत करते थे, दूसरों की मदद नहीं कर सकता था। लेकिन समस्या ये थी कि वर्म्स ऑफ स्पिरिट वाले मैरियोनेट्स के रूप में वो बिना शक क्लाइन से अलग नहीं थे। वो दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बढ़ा रहा था। हेवन रैम्बिस के पैरालिसिस की हालत में फंसे होने के मौके का फायदा उठाते हुए विनर एन्यूनी ने स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स पर शुरुआती कंट्रोल पा लिया। अधूरा ड्रैगन अभी अपनी रिजिड हालत से बाहर आया ही था कि उसके ख्याल सुस्त हो गए। उसकी हरकत में एक खास देरी आ गई। ये कहना चाहिए कि एक बिजारो सॉसरर का ताकतवर मैरियोनेट पाने के बाद वो अपने मैरियोनेट्स के सहयोग से भयंकर शक्तियां उजागर कर सकता है। क्लाइन के पास कंट्रोल स्पिरिट बुलेट्स जैसे चीट लाइक तरीका भी था। ये वही चीज थी जो सिर्फ वही बना सकता था, क्योंकि वही ग्रे फॉग के ऊपर के रहस्यमयी जगह की शक्तियों को हिला सकता था। बिल्कुल, एमॉन और दूसरे ताकतवर भी ऐसे चार्मजेर बुलेट्स रखते हैं, सिर्फ अंतर ये होगा कि प्रभाव अलग होंगे।
ये देखकर कि हेवन रैम्बिस किसी हद तक कंट्रोल में आ गया है, क्लाइन ने किसी भी तरह के विरोध को रोकने की तैयारी शुरू कर दी। जो वो करने की कोशिश करेगा उसे उसकी मौजूदा हालत से भागने से रोके, जब तक कि वो एक मैरियोनेट न बन जाए। लेकिन इस पल उसका सिर अचानक दर्द करने लगा, दिल में एक सहने के काबिल न होने वाले मेनिया के कारण। फिर वो अति निराश हो गया, जैसे उसे खुशी महसूस ही नहीं हो रही। उसने खुद से घृणा की और चाहा कि वो ऐसे ही अपनी जान दे दे ताकि दूसरों पर बोझ ना बने। पल भर में वो एक्साइटेड हो गया। उसकी आंखें लाल खून से भरी लगीं और हर चीज से नफरत से भरी। जो कुछ भी देखा उसे तबाह करने का इरादा। बुरा हुआ, अपनी मेंटल स्टेट बिगड़ने से पहले क्लाइन को एहसास हुआ कि वो किसी भी वक्त हेवन रैम्बिस से प्रभावित हो गया है। उसके बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड में कुछ गड़बड़ है। उसने जल्दी से कॉजिटेट करने की कोशिश की ताकि एबनॉर्मल मेंटल स्टेट का विरोध कर सके, लेकिन हर तरह के ख्याल जो उसके नहीं लगते थे उसके दिमाग में फ्लैश हुए। यहीं खत्म करते हैं। चूतिए, खुद को बचाने का तरीका सोच। आखिर हुआ क्या? मुझे लगता है मुझे एक गंभीर मानसिक बीमारी है। एक संक्रामक मानसिक बीमारी। वो खास मेंटल इलनेस जो मिस जस्टिस ने बताया, ये पक्का स्पेक्टेटर पाथवे की हाई सीक्वेंस बियॉन्ड शक्ति है। इतनी बातें क्यों कर रहे हो? तुम एक डेमीगॉड साइकेट्रिस्ट का सामना कर रहे हो। उसे मैरियोनेट बना दो, समस्या आसान हो जाएगी। ये देखकर कि गवर्नमेंट स्पैरो ने दूसरी गोली नहीं चलाई, हेवन रैम्बिस के चेहरे पर, जो ग्रेश व्हाइट स्केल से ढका हुआ था, एक हल्की सी मुस्कुराहट दिखाई दी। यूं तो उसने गवर्नमेंट स्पैरो और उसके 2 मैरियोनेट्स के टाइट सहयोग की उम्मीद नहीं की थी, जिससे वो जल्द ही एक खतरनाक हालत में आ गया। लेकिन इससे पहले उसने कुछ नहीं किया था, ऐसा नहीं था। कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर से निकलने से पहले उसने एक मैरियोनेट में कंटेजियस मैडनेस छुपा दिया था। एक मैरियोनेट आखिर एक मरा हुआ आदमी है। यूं तो उसे स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के अलावा किसी और तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास चेतना का द्वीप नहीं है। वो बस एक मरी हुई ढेर है। लेकिन यहीं पर हेवन रैम्बिस ने पागलपन का एक बीज गाड़ दिया था। बीज मैरियोनेट को स्वयं प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन वो आसपास के कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर को छुपे संक्रमित कर सकता था, जिससे जिस व्यक्ति के बीज बदलता रहे वो बेजान में एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ जाए जहां संक्रामक मेंटल डिजीज हो। और ये पागलपन स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स के जरिए भी फैल सकता था। इसके अलावा ये संक्रमण खुद से शुरू होता था। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एंजेलिक ब्लेसिंग छान सके। ज्यादा से ज्यादा उसे कमजोर किया जा सकता था और प्रभाव कम किए जा सकते थे। ये एक हाई सीक्वेंस स्पेक्टेटर की शक्ति थी, मैनिपुलेटर की मेंटल प्लेग। पुराने जमाने में वक्त वक्त पर लोग होते थे जो लंबे वक्त से दबाए हुए हालत में रहे और एक साथ एबनॉर्मल नजर आए। उनकी एबनॉर्मैलिटी ने आसपास के लोगों को प्रभावित किया, जिससे मास हिस्टीरिया हुआ। एक पुराना लोकगीत ने इसे ऐसे गाया था: 7 युवा महिलाएं सड़क पर अजीब नाच रही हैं, 9 आदमी उनके पास जमीन पर लौट रहे हैं हंसते हुए। एक हॉर्स कैरेज जो गुजर रही है, उसमें नोबिलिटी अपने चेहरे खप्पड़ मार रही है। पत्थर मार दिए गए बच्चे घर के बाहर सड़क पर रो रहे हैं। लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूरा शहर पागल हो गया है। गौर से सोचने पर एक अविचनीय भय पैदा होता है, लेकिन हेवन रैम्बिस जानता था कि मिथ में बयान किए गए दृश्य सच्चे थे। ये स्पेक्टेटर पाथवे के एक डेमीगॉड का प्रयोग था, एक अति संक्रामक मेंटल प्लेग। जब तक गवर्नमेंट स्पैरो का असली शरीर पागल हो जाता, उसके मैरियोनेट्स पर उसका कंट्रोल पक्का खो देता, तब हेवन रैम्बिस अपनी मुश्किल से निकल जाने में सफल हो जाता। इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगना था, सिर्फ कुछ सेकंड। उस वक्त हेवन रैम्बिस जैसा मैनिपुलेटर इस बात से नहीं डरता था कि गवर्नमेंट स्पैरो के पास वो चार्म हो जो ऑड्री ने इस्तेमाल किया था, जो 2 लोगों की तकदीर को थोड़े वक्त के लिए बदल सकता था। क्योंकि एक बदला। चैप्टर 1053 प्रेसिडेंट। धुंधली रोशनी वाली दुनिया में जाइगैंटिक क्रिम्सन मून घर के ऊपर चुपचाप लटका हुआ था, जबकि बाग की हर चीज जैसे सो रही हो। अधूरे ग्रेइश व्हाइट ड्रैगन की आंखों में निराशा गायब हो गई। उसने अपने स्किन से ढके हुए पर समेटा, एक घर में पाले हुए शांत शिकारी कुत्ते जैसे व्यवहार करते हुए। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के काउंसलर, स्पेक्टेटर पाथवे के डेमीगॉड विन रैम्बिस ने अपनी जान खो दी और क्लाइन की मैरियोनेट बन गए। इस उपलब्धि का मजा लेने की फुर्सत लिए बिना उसने जगह बदली एनोनी के साथ, जो ग्रेइश व्हाइट ड्रैगन के पास था, और गवर्नमेंट स्पैरो के रूप में ब्लैक ट्रेंच कोट और सिल्क टॉप हैट में प्रकट हुआ।
फिर उसने अपने नए मैरियोनेट को कंट्रोल किया ताकि वो मेंटल प्लेग से मिली इन्फेक्शन का इलाज करे। एक नर्म और ठंडी हवा कलेक्टिव सबकॉन्शियस के सागर से गुजरी, क्लाइन के चेतना के द्वीप में समा गई। इससे उसे ऐसा लगा जैसे बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड में सड़ी, गंदी और असमंजस चीज के डब्बे को सर्जिकल नाइफ से बाहर निकाल दिया गया हो। क्लाइन का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसने मुंह बनाया। उसे फिर से आत्मा में तेज दर्द महसूस हुआ। खैरे, कंट्रोल स्पिरिट बुलेट्स और येस्टरडे वंस मोर चार्म्स बनाने के लिए वो पहले ही इस एहसास का आदी हो चुका था। उसने सर पकड़कर लौटने की कोशिश नहीं की। अपनी चेतना से संक्रामक मेंटल डिजीज को साफ करने के बाद ठंडी हवा ने एक गर्मी लाई जो उसे आफ्टरनून नैप लेने पर उभार दी। इससे नुकसान पहुंची उसकी आत्मा आराम कर पाई, जैसे वो नहाने के पानी में भीगी हो। उसका दिमाग और जिस्म पोषण के कारण जल्दी ही ठीक हो गए। जब तक वो मेंटल डिजीज से ठीक हुआ, वो नर्म हवा जो उस पर चली तेज हो गई। उसने आसपास को झाड़ दिया, हवा में बची सारी संक्रमण को मिटा दिया। ये सब करने के बाद क्लाइन ने ग्रेइश वाइट ड्रैगन को अपना जिस्म तेजी से संभालने, अपनी गॉडहुड को इकट्ठा करने और इंसान के रूप में वापस आने को कहा। लेकिन विन रैम्बिस के कपड़े चकनाचूर हो चुके थे। उसके जिस्म पर ग्रे स्केल्स गायब नहीं हुए। कुछ सेकंड बाद चर्च ऑफ एवरनाइट की एस्केटिक लीडर एरियाना अपनी सीधी रोब और ट्री बाग की बेल्ट पहने जाइगेंटिक क्रिम्सन मून से बाहर आईं। उसकी लंबी काली बाल गिर रहे थे जब वो वॉइड पार करते हुए विन रैम्बिस के ऊपर तिरछे पहुंची। एंजल ने दायां हाथ आगे बढ़ाया और हल्की सी दबाकर विन रैम्बिस की धुंधली आत्मा को उसके जिस्म से निकलने दिया और उसके सिर के ऊपर तैरने दिया। तुम जॉर्ज थर्ड की मदद क्यों कर रहे थे? एरियाना ने सीधे पूछा। विन रैम्बिस की एक्सप्रेशन तुरंत गंभीर हो गई। ये युग का चयन है, तकदीर की अनिवार्यता है। हम बस लहरों के साथ बह रहे हैं और कुछ मार्गदर्शन दे रहे हैं, युग को सही दिशा में बढ़ने दे रहे हैं। ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर का स्टैंडर्ड जवाब। ये देखकर साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के डेमीगॉड को भी नहीं पता कि एडम का असली मकसद क्या है। ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के ऑफिशियल मेंबर्स होते हुए भी ज्यादातर शायद नहीं जानते। क्लाइन को छिपी दुनिया में अपनी हालत के कारण सोचने में कोई समस्या नहीं हुई। एरियाना ने कोई हैरानी नहीं दिखाई और दबाकर पूछा, युग की ट्रेंड क्या है? विन रैम्बिस की आंखें भटकी हुई थीं, लेकिन उसका एक्सप्रेशन गंभीर था जब उसने जवाब दिया, एक जंग जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लेगी। ये शांति अच्छी नहीं है। क्लाइन ने हल्का सा भौंका, अंदर ही अंदर गुनगुनाने से न रहा पाया। वो बहुत अच्छे से जानता था कि वर्ल्ड वॉर इंसानों पर क्या असर डालेगी। वो सिर्फ चाहता था कि चर्च ऑफ एवरनाइट के साथ उसकी जांच मुख्य बात पकड़ ले और ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के जोर डालने वाली जंग को शुरू होने से रोक दे। एरियाना एक सेकंड के लिए चुप रहीं, फिर पूछा, जॉर्ज थर्ड क्या राज छिपा रहा है? विन रैम्बिस ने मुस्कुराहट दिखाई। हर राजा 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट से बंधा है और सिर्फ सीक्वेंस 5 की सीमा तक ही पहुंच सकता है, लेकिन हमारी मदद से उसने सीमाओं से बचकर पहले ही एक ऊंचा लेवल हासिल कर लिया है। जब युग की लहरें आएंगी, वो आसानी से उस स्थान तक पहुंच जाएगा जो उसका होना चाहिए। 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या है? राजा को सीक्वेंस 5 तक सीमित रखना समझ में आता है, ताकि रहस्यमयी चीजें छिपी रहें। राजा को नॉर्मल तौर पर बदला जाना बेहतर है। लोग 80 से 90 साल की उम्र तक जीने को कबूल करेंगे, लेकिन 120 से 130 साल की उम्र तक भी शक्तिशाली रहना साजिश के सिद्धांतों और घबराहट का कारण बनेगा। जॉर्ज थर्ड ने साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स और डीमन सेक्ट के साथ सहयोग करके लंबी उम्र पाने की कोशिश की। आमतौर पर यह सीमा राजा पर है, ऑगस्टस फैमिली के बाकी मेंबर्स पर नहीं। उनके बीच ग्राउंडेड एंजल्स होंगे, इसलिए उनका जॉर्ज थर्ड का समर्थन करने का कोई कारण नहीं। उसके दिमाग में अनंत सवाल उठ खड़े हुए। जॉर्ज थर्ड अभी भी डेमीगॉड नहीं है ना? क्या वो किसी तरीके का इस्तेमाल करके ऊंचा लेवल पाने और पहले से ही एक्टिंग कर रहा है? एरियाना ने आहिस्ते से पूछा। चर्च ऑफ एवरनाइट के लिए ये एक मुख्य समस्या थी। अगर जॉर्ज थर्ड पहले ही डेमीगॉड होता तो वो सीधे चर्च ऑफ स्टॉर्म्स और स्टीम से संपर्क कर उसे पकड़ सकते थे, क्योंकि राजा खुद ही काफी सबूत था। विन रैम्बिस की आत्मा ने सर हिलाया और कहा, हाँ, वो एग्जैक्ट तरीका क्या है? एरियाना ने आगे पूछा। विन रैम्बिस ने धीरे से सर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता। इस मामले का जिम्मेदार हमारा प्रेसिडेंट है। मुझे सिर्फ इतनी याद है कि उसने एक बार जिक्र किया था कि वो चाहता है कि जॉर्ज थर्ड में ज्यादा प्रतिभा हो। ज्यादा प्रतिभा? ऐसी व्याख्या सुनकर क्लाइन को तुरंत रोजल की डायरी में किसी चीज की याद आई।
सम्राट की नज़र में जो प्रतिभा थी वो किसी के साइके और आत्मा को एक ऊंचे दर्जे के पूर्वज जैसे बना देती है, ताकि वो संबंधित बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स या सील्ड आर्टिफैक्ट्स के अंदर के मेंटल इम्प्रिंट की पहचान पा सके, जिससे वो आसानी से पोषण पी सके और सील्ड आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल कर सके बिना बड़े नेगेटिव इफेक्ट्स के। ये पूरा हल नहीं था। इसे कह सकते हैं कि इसमें बड़े लेटेंट खतरे थे, क्योंकि मेंटल इम्प्रिंट वापस आकर कंज्यूमर या इस्तेमाल करने वाले की आत्मा को कंट्रोल कर लेता, उन्हें खास बदलाव से गुजरना पड़ता। अगर कोई इस तरीके पर निर्भर करके डेमिगॉड बनने की कोशिश करता तो मेंटल सूचर से बने मॉन्स्टर बनने की संभावना बहुत ज्यादा थी। क्या जॉर्ज III हिप्नोटाइज किया गया था? उसने ऐसा तरीका कबूल कर लिया? नहीं। अगर उसे हिप्नोटाइज किया गया होता तो ऑगस्टस फैमिली के एंजल या सील्ड आर्टिफैक्ट समस्या पहचान लेते। क्लाइन और ज्यादा पजल्ड हो गया और आसमान में तैरती एस्केटिक लीडर के आगे पूछने का इंतजार करने लगा। एरियाना साफ तौर पर जानती थी ज्यादा प्रतिभा का मतलब क्या है। बिना कोई एक्सप्रेशन बदले उन्होंने पूछा, तुम्हारा प्रेसिडेंट कौन है? विन रैम्बिस ने यादों में खो जाने वाली एक्सप्रेशन दिखाई। उसकी बहुत सी पहचान और नाम है, लेकिन मुझे पक्का है कि वो हमारे साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स के प्रेसिडेंट हैं जब भी मैं उसे देखूं। उसकी मौजूदा पहचान और नाम है सी के 4 किंग्स में से एक, किंग ऑफ द ब्लैक थ्रोन बारोस हॉपकिंस, बैकलन मेडिकल स्कूल के पिछले चांसलर, रॉयल फैमिली के मेडिकल कंसल्टेंट, पहले ही मर चुके पॉली डरलाओ, सेंट्रल सोनिया सागर के प्रसिद्ध एस्केटिक एरिब ड्रेक। किंग ऑफ द ब्लैक थ्रोन। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने ये उपाधि सुनी थी, लेकिन हमेशा इसे नज़रअंदाज किया, दिल पर नहीं लिया और कम ही सोचा। तो पायरेट किंग स्पेक्टेटर पाथवे से है, उसने समझते हुए सर हिलाया। एरियाना चुपचाप सुनती रही और पूछा, जॉर्ज III ब्लड एम्परर के खंडहर में क्या राज छिपा रहा है? विन रैम्बिस की हल्की सी बेहोश वाली एक्सप्रेशन हल्की सी बदली। एक अति महत्वपूर्ण चीज, अगर वो उसे पकड़ना चाहेगा तो उसे बहुत सारे बलि रिचुअल्स की जरूरत होगी। वो क्या है? एरियाना ने बिना रुकावट दबाया। विन रैम्बिस हैरान हो गया। हमला खाने के बाद भी विन एनक्यू की वो एक अति महत्वपूर्ण चीज, अगर वो उसे पकड़ना चाहेगा तो अनक। मुझे याद नहीं। उसने अचानक हाथ उठाकर अपनी आत्मा का सर पकड़ लिया, साफ तौर पर दर्द में, लेकिन चाहे कितना भी सोच ले वो जवाब याद नहीं कर पाया। क्या ये याद एडम या स्पेक्टेटर पाथवे के किसी एंजल ने जबरदस्ती डिलीट कर दी थी? क्लाइन ने भारी चेहरे के साथ देखा। उसे लगा कि खंडहर का राज उसने सोचा था उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एरियाना कुछ सेकंड चुप रहीं, फिर नीचे सर झुकाकर क्लाइन से पूछा, क्या तुम्हारे पास पूछने को कुछ है? क्लाइन ने सोचा और विन रैम्बिस से पूछा, स्पेक्टेटर पाथवे की हाई सीक्वेंस बियॉन्डर पोशंस के नाम क्या हैं? विन रैम्बिस की आत्मा का दर्द कम हुआ। उसने धीरे से जवाब दिया, सीक्वेंस 4 मैनिपुलेटर, सीक्वेंस 3 ड्रीम वीवर, सीक्वेंस 2 डिसर्नर, सीक्वेंस 1 ऑथर। उसने सीक्वेंस 0 विजनरी का जिक्र नहीं किया। साफ है कि उसे नहीं पता। मैनिपुलेटर की पोशन फॉर्मूला क्या है? यूं तो क्लाइन को लगा कि उसका सवाल मैम एरियाना के सवालों के मुकाबले कुछ कम स्टैंडर्ड था, लेकिन फिर भी उसने पूछा। बेहोशी भरी आवाज में विन रैम्बिस ने बिना हेजिटेशन के कहा, मुख्य इंग्रेडिएंट एक बुज़दिल माइंड ड्रैगन का पूरा दिमाग है, या एक ट्री मेंटोर का क्रिस्टलीन हृदय, या एक मैनिपुलेटर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स हैं 80 ml एक बुज़दिल माइंड ड्रैगन का खून, ट्री मेंटोर के 3 सोना पत्ते और 7 अलग अलग इंसान या गैर इंसानी जीवों के आंसू जो इंटेंस इमोशंस के कारण बहाए गए हों। रिचुअल यह है कि एक खास अवसर पर कम से कम 10,000 लोगों के बीच जब वो इमोशनल रेजोनेंस में हों तब पोषण पियो। इसके मुकाबले स्पेक्टेटर पाथवे की डेमिगॉड रिचुअल की कठिनता उतनी ज्यादा नहीं है। हाँ बिल्कुल, स्पेक्टेटर्स खुद का इलाज और विश्लेषण कर सकते हैं, जिससे वो पोषण से आने वाले पागलपन और कंट्रोल खो देने से आसान तरीके से निपट सकते हैं। इसलिए रिचुअल को साधारण किया जा सकता है। क्लाइन सोचते हुए सर हिलाया। ड्रीम वीवर के पोषण फॉर्मूला क्या है? मुझे नहीं पता। विन रैम्बिस ने सर हिलाया। ठीक है फिर। क्लाइन ने विन रैम्बिस से पूछा कि वो ऑड्रे के पास खुद क्यों आया और संबंधित जवाब मिला। फिर उसने एरियाना से कहा, मेरे पास और कोई सवाल नहीं है। जवाब न दे सके ऐसे सवाल उसके पास थे। एरियाना के दाएं हाथ ने हल्का सा दबाया, जिससे विन रैम्बिस की आत्मा उसके जिस्म में वापस आ गई। इसके बाद एंजल ने क्लाइन की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, उसे मैरियोनेट के रूप में इस्तेमाल मत करो। उसके मेंटल इम्प्रिंट को हटाने से पहले बेहतर होगा कि आप उसकी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से आइटम्स ना बनाएं। बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि एडम मुझसे मिलने आए। क्लाइन ने ईमानदारी से सर हिलाया। मैं याद रखूंगा। धन्यवाद मैम एरियाना। चैप्टर 1054 टेलर्ड मेड रिचुअल। उसका शुक्रिया अदा करने के बाद
क्लाइन ने तुरंत हिवन रॉम्बिस पर अपना कंट्रोल छोड़ दिया, जिससे वह अपनी मैरिनेट जैसी हालत बनाए ना रख सका। इसके साथ ये स्पेक्टेटर पाथवे डेमीगॉड जमीन पर गिर गया और एक लाश बन गया। एरियाना ने नीचे सिर झुकाकर देखा, उनकी आंखों का अंधेरा और गहरा हो गया। हिवन रॉम्बिस की लाश तुरंत एक पेंसिल ड्राइंग की तरह मिट गई, जैसे उसे एक इरेजर से पोंछा जा रहा हो, इंच बाय इंच, सिर्फ आइस ब्लू मेटल सिलेंडर पीछे छोड़कर। इसके तुरंत बाद वॉइड से रोशनी की किरणें सीप हुईं और जल्दी से इकट्ठी होकर एक अजीब चीज बना ली। वो मुट्ठी के बराबर था और एक दिल जैसा लग रहा था, लेकिन वो एक अलग तरह के दिमाग जैसे लगा, जिसकी सतह ग्रेश वाइट रिंकल से ढकी हुई थी। हर क्रेविस में अनंत प्रतीकें और अजीब पैटर्न्स थे जो आसपास तक फैली थीं। ये एक ऐसी दुनिया से जुड़े थे जो दूसरे पाथवेज के बियॉन्डर्स नहीं देख सकते। ये एक मैनिपुलेटर की छोड़ी हुई बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक थी। मिस एरियाना की कंसीलमेंट और रिवर्सिंग कंसीलमेंट प्रोसेस हिवन रॉम्बिस की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को जल्दी से निकाल सकती है। क्लाइन ने थोड़ी देर रुककर समझ लिया। इस पल एरियाना ने शांत आवाज में कहा, इसमें के सभी मेंटल इम्प्रिंट्स हटा दिए गए हैं। धन्यवाद मैम एरियाना। बिल्कुल हैरान नहीं होते हुए उसने झुककर प्रणाम किया, जैसे पहले से तैयार हो। उसने अपने मैरियोनेट को निश्चित रूप से छोड़ा, क्योंकि उसने ऐसी चीज होने की भविष्यवाणी कर ली थी। असल में उसका मूल उद्देश्य था कि वो हिवन रॉम्बिस को मैरियोनेट के रूप में ग्रे फॉग के ऊपर ले जाए और अनशैडोड क्रूसिफिक्स का इस्तेमाल करके मैनिपुलेटर, ड्रीम वॉकर, हिप्नोटिस्ट और बाकी बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को साफ कर दे। इस तरह मिस जस्टिस को डेमीगॉड बनने से पहले जरूरी इंग्रेडिएंट्स की चिंता नहीं रहेगी, यहां तक कि उसके घर के बियॉन्डर कुत्ते को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आखिर ऑड्री ने पिछले वक्त ड्वेन डांटेस से जिक्र किया था कि हिवन रॉम्बिस के कंट्रोल से भाग निकलनी उसके लिए सूजी ही जिम्मेदार थी। लेकिन बाद में उसने सोचा कि वो हिवन रॉम्बिस को इस छिपी दुनिया के अंदर ग्रे फॉग के ऊपर नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये एरियाना की नज़रों के सामने सीधे तौर पर एक्सपोज कर देता कि वो द फूल है। और एक बार वो वहां से निकल गया, चाहे कहीं भी टेलीपोर्ट हो, एडम के हिवन रॉम्बिस की मौजूदगी की वजह से पकड़े जाने की संभावना थी। ऐसी सूरत में एरियाना के सामने एक मैरियोनेट छोड़ना एक बेहतर चयन था। कम से कम इस एंजल के उसे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक पर से मेंटल इम्प्रिंट हटाने में मदद करने की ज्यादा संभावना थी। और इनमें से किसी ने भी क्लाइन के ओरिजिनल प्लान को प्रभावित नहीं किया। वो आसानी से कुछ इंग्रेडिएंट्स ढूंढकर हिवन लैंडबी की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से एक समस्या वाली पोशन बना सकता था। फिर वो उसे किसी आम आइटम पर डाल देगा ताकि वो पोशन सूख कर बदल जाए। ऐसी सील्ड आर्टिफैक्ट पाकर और उसे अनशैडोड क्रूसिफिक्स से बाइंड करने के बाद वो वक्त का हिसाब रखकर संबंधित बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हासिल कर सकता था। इस प्रोसेस में होने वाले मेंटल करप्शन की कोई चिंता नहीं थी। अनशैडोड क्रूसिफिक्स उसे भी साफ कर सकता था। क्लाइन ने हिवन रॉम्बिस की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक उठाई, लेकिन वो उसे आयरन सिगार केस में नहीं डाल पाया। उसने सिर्फ उसे अपनी पॉकेट में डाला। और एरियाना, उन्होंने आइस ब्लू मेटल सिलेंडर की तरफ देखा और आहिस्ते आवाज में कहा, ये कॉस्मॉस से है, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। आपका इसे अपने साथ रखना भी सीमित होना चाहिए, वरना आप पर एक नज़र पड़ सकती है, आप करप्ट हो सकते हैं और एब्रेशंस के शिकार हो सकते हैं। कॉस्मॉस से? क्लाइन को ये वर्णन जाना पहचाना लगा। जल्दी ही उसने याद किया कि ये जानी पहचान कहाँ से आई। ये एब्राहम परिवार की साइट्स इन द स्पिरिट वर्ल्ड से आई थी, जिसमें येलो लाइट वेनेथन की प्रलय की भविष्यवाणी थी। कॉस्मॉस से एक नज़र डाली जाती है, जमीन टूट जाती है, दुनिया की हर चीज खत्म हो जाएगी। प्रलय। इस सील्ड आर्टिफैक्ट का ओरिजिन प्रलय से जुड़ा है। कॉस्मॉस क्या प्रतीक है? इसका एस्ट्रल लोक से क्या लेना देना? उसके दिमाग में एक सीरीज सवाल बने, उसके एक्सप्रेशन को भारी बना दिया। उसके सवाल का सामना करते हुए एरियाना ने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, हाँ, कॉस्मॉस। क्या ये वही कॉस्मॉस है जो हमारे सिर के ऊपर है? उसने अंधेरी रात के आसमान की तरफ इशारा किया, जिसमें जाइगेंटिक क्रिम्सन मून जड़ा था। हाँ, एरियाना ने एक वचनदार जवाब दिया, लेकिन आगे कुछ नहीं समझाया। कुछ सोचने के बाद उसने फिर पूछा, क्या बहुत सारी विरोधी मौजूदगियां हैं जो इस दुनिया को तबाह करने की कोशिश कर रही हैं? एरियाना की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी और आखिर उसकी आंखों पर थम गई। मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जितना ज़्यादा जानो उतना आसान है इन्फेक्टेड हो जाना। आपका जिस्म और आत्मा दोनों इन्फेक्टेड हो जाएंगे। एक बार आप एंजल बन जाएं तो आप ठीक जवाब ढूंढ सकते हैं। जितना ज़्यादा जानो उतना आसान है इन्फेक्टेड हो जाना। क्लाइन की रीढ़ की हड्डियों तक ठंड सी चली गई।
उसने अरोडेस से पहले नहीं पूछा था कि हिवन रॉम्बिस के पास कौन सी सील्ड आर्टिफैक्ट्स थीं, क्योंकि उसे डर था कि अगर कोई निशान बचे तो एडम उन्हें पहचान लें। एक किंग ऑफ एंजल का सामना करते वक्त कितनी भी सावधानी कम है। ये देखकर कि एरियाना कुछ और नहीं बता रही, क्लाइन ने आइस ब्लू मेटल सिलेंडर की तरफ इशारा किया और पूछा, इस आइटम का क्या करना चाहिए? असेटिक लीडर के वर्णन ने उसे इस सील्ड आर्टिफैक्ट को ग्रे फॉग के ऊपर ले जाकर डिसइंफेक्ट करने से थोड़ा सा डरा दिया। एरियाना ने शांत आवाज में कहा, मेरा सुझाव है कि इसे देवी के लिए बलि करें। पिछले आपके दिए गए योगदान के साथ मिलकर आप जो चाहें उसके बदले में दे सकते हैं। क्लाइन ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं समझ गया। शुक्रिया व्यक्त करने के बाद एरियाना की फिगर जल्दी से मिट गई और अनॉर्मल बड़े चांद के नीचे अंधेरे बाग में गायब हो गई, और इसके साथ ही छिपी दुनिया का अंत हो गया। क्लाइन ने कुछ सेकंड देखा, फिर मोमबत्ती और बाकी रिचुअल आइटम्स जो वो साथ लेकर आया था निकाले। उसने जल्दी से एक एल्टर सेट किया और आइस ब्लू मेटल सिलेंडर को एवरनाइट गॉडेस के लिए बलि कर दिया। रिचुअल के अंत में हवा की हाउलिंग के बीच जले हुए हर्ब्स और आसपास की मिट्टी का ऐश एल्टर के एक खाली स्पॉट पर गिरा। राख और मिट्टी आपस में जुड़े शब्द बन गए। सीक्वेंस 3, स्कॉलर ऑफ योर। मुख्य इंग्रेडिएंट्स: हाउंड ऑफ फुलग्रिम, जो कि सेफिरा कैसल कीपर के नाम से भी जाना जाता है, की एक जोड़ी आंखें, एक डेमोनिक वुल्फ ऑफ फॉग का बदला हुआ दिल। सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स: 100 मिलीलीटर हाउंड ऑफ फुलग्रिम का खून, 30 ग्राम्स डेमोनिक वुल्फ ऑफ फॉग का व्हाइट फ्रॉस्ट, क्रिस्टल असली पुराने इतिहास के बड़े रिकॉर्ड्स। एडवांसमेंट रिचुअल: हकीकत से कम 300 साल तक अलग रहो और पोषण तब पी जाओ जब तुम इतिहास बन चुके हो और मौजूदा युग से न जुड़ो। ये क्लाइन आंखें झपकाए बिना न रह सका। सोचा कि उसने गलत वर्णन पढ़ लिया। मौजूदा युग से न जुड़ने का वर्णन उसे उसके हॉनरिफिक नाम की एक लाइन की याद दिला रहा था, इस युग का न होने वाला मूर्ख। मैं एस्ट्रल डोर ऑफ लाइट के ऊपर 300 साल से ज्यादा से लटक रहा हूं। एक मायने में क्या मैं पहले ही रिचुअल पूरा कर चुका हूं और बस पोषण पीने का इंतजार कर रहा हूं? ग्रे फॉग के ऊपर की मिस्टीरियस जगह सीयर पाथवे से बहुत गहना संबंध रखती है। क्या ये यूनिकनेस का प्रतीक है? क्लाइन एक पल के लिए खुश हुआ, लेकिन फिर गंभीर हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता कि ऐसे दिए जाने पर कोई कीमत तो नहीं चुकानी पड़ेगी। उफ, मैं एंजल बनने के बाद एक पड़ोसी पाथवे में कूदना चाहता हूं, ताकि जो भी राह मेरे लिए बनाई गई है उस पर न चलूं। दूसरे बिजारो सॉर्सरर के लिए एडवांसमेंट रिचुअल का सबसे मुश्किल हिस्सा 300 साल जिंदा रहना है। आखिर ये वो पाथवे नहीं है जो लंबी उम्र के लिए जानी जाती है, और हकीकत से 300 साल तक अलग रहना आसानी से पागल कर देता है। डिसोसिएटिव स्टेट में रहने वाले बिजारो सॉर्सरर के लिए पागलपन और कंट्रोल खो देने का खतरा काफी ज्यादा है। क्लाइन ने स्कॉलर ऑफ योर की पोषण फॉर्मूला की तरफ देखा। ख्याल बेजान में दिमाग में फ्लैश होने लगे। एक अनजान वक्त के बाद उसने रिचुअल खत्म किया और संबंधित चीजें जमा कर लीं। बाग से बाहर निकलते वक्त जाइगैंटिक क्रिम्सन मून और पिच ब्लैक अंधेरा धुंधला हुआ इंच बाय इंच गायब हो गया। फिर उसने ताज़ा ऑटम के फूल देखे और उन पर चमकता सूरज देखा। उसने एक ब्लॉन्ड लड़की को भी देखा जो घर और बाग के बीच इंतजार कर रही थी। ऑड्री की आंखों में खुशी थी, उसके होंठ के किनारे बेजान ही मुड़ गए। क्लाइन ने उसकी तरफ सिर हिलाया, फिर उसकी फिगर स्कारलेट फ्लेम्स से घिरी गई। बाग के एक और हिस्से में हवा में एक और फ्लेम उठी, लेकिन वो साफ नहीं थी। जब फ्लेम्स गायब हुईं, गहमन स्पैरो जा चुका था। क्रिम्सन मून और रात के दृश्य के अवशेष बिल्कुल मिट गए। ऑड्री कुछ सेकंड के लिए बेहोश सी रह गई, फिर सोच में डूबी नजर हटाकर विस्काउंट ग्लेंट के रेजिडेंस में दाखिल हुई। जब वो सूजी और सर्वेंट्स के साथ कैरेज में चली गई तो घर पहुंचकर अकेले रहने का मौका मिला। जैसे उम्मीद थी, उसे द वर्ल्ड का मीटिंग के लिए निमंत्रण मिला। ग्रे फॉग के ऊपर पैलेस के अंदर ऑड्री ने द वर्ल्ड गहमन स्पैरो की तरफ देखा और शांत आवाज में पूछा, हिवन रॉम्बिस का असली मकसद क्या था? उसे पहले ही गहमन स्पैरो की शांत कंपोजर से पता चल गया था कि हिवन रॉम्बिस का काम तमाम हो गया है। क्लाइन ने सीधे तौर पर जवाब दिया, पहला ये जानना कि क्या शियो और फॉर्स के कामों के पीछे कोई मास्टरमाइंड है। दूसरा ये कि जब राजकुमार अर्ल हॉल के परिवार के प्रति अपनी अच्छाई दिखाएंगे तो क्यों था कि आप रोक न बने। सरल शब्दों में, तीनों बड़े चर्चेस के बीच दरार पैदा करना। इस मामले के बारे में ऑड्री ने मिस्टर वर्ल्ड से पहले ही चर्चा कर ली थी। आगे व्याख्या की जरूरत नहीं थी। उसने पूछा, तो फिर हिवन रॉम्बिस जैसा डेमीगॉड खुद मुझसे मिलने क्यों आया? क्लाइन मुस्कुराया और बोला, अगर आप अर्ल हॉल के लगाए हुए गार्ड्स को धोखा देना चाहते हैं
और साथ ही एक हिप्नोटिस्ट को पूरी यकीनी के साथ हिप्नोटाइज करना चाहते हैं बिना कोई हंगामा किए, तो सीक्वेंस 5 शायद कर नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर है कि एक डेमीगॉड भेजा जाए। और आप हेवन रॉम्बिस को जानती थीं और पहले उससे मिली थीं, इसलिए उसके प्रति आपकी होशियारी कम से कम होगी। सच कहा जाए, अगर आप इतनी सावधान न होतीं और सूजी जैसे अननोटिसेबल हेल्पर न होते, तो पूरी बात आपको मंडे तक भी नहीं पता चलती। जस्टिस ऑड्री ने कोई मोटा मास्क नहीं पहना। उसने मुस्कुराकर मिक्स्ड इमोशंस के साथ आह भरी। तो मैं इतनी ताकतवर हो चुकी हूं, इतनी ताकतवर कि मुझ पर विश्वास करने के लिए एक डेमीगॉड की जरूरत पड़ी। वो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर था। तुमने एक डेमीगॉड को हिप्नोटाइज कर दिया जो हिप्नोटिज्म में माहिर था। क्लाइन ने मुस्कुराते हुए तारीफ की। ऑड्री ने बेजान ही होंठ दबाए और मुस्कुरा दी। वो मेनली तुम्हारी दी हुई फेट साइफन। चैप्टर 1055 ट्रेन ऑफ थॉट। पूरी तरह हजम समझ में आता है। ये एक डेमीगॉड को हिप्नोटाइज करने का एक्ट है। यूं तो फेट साइफन चार्म की वजह से है, लेकिन उसने सिर्फ बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड का दरवाजा खोलने में मदद की। बाद के चेतना मैनिपुलेशन और क्यू प्लांटिंग खुद करनी थी। अगर वो सावधान ना होती तो इंटेंस रिजेक्शन ट्रिगर हो जाती और फेलियर आ जाती। एक्टिंग को हद तक करने से डेफिनेटली हजम प्रोसेस पेज होता। क्लाइन ने हल्का सा सर हिलाया और प्रशंसा में कहा, यह अच्छी बात है, मौजूदा हालात के लिए तो और भी। ऑड्री समझ गई कि मिस्टर वर्ल्ड का क्या मतलब है। एंजल ऑफ इमेजिनेशन एडम और राजा जॉर्ज 3 की वजह से फैल रहे इस आंधी में चाहे वो किनारे खड़ी रहें, वो अपनी कमजोरी और बेबसी महसूस कर सकती थी। वो अपने आप को बदलने के लिए बेसब्र थी। उसने साफ जवाब दिया, मैं द सन को अपनी कंडीशंस देने के लिए कहूंगी ताकि डील पूरा हो, और कोशिश करूंगी कि मैं सीक्वेंस 5 तक पहुंच जाऊं। जब वक्त आएगा, मुझे उम्मीद है कि मैं मिस्टर फूल की सुरक्षा पा सकूंगी और अपने सपने में जागृत रह सकूंगी। इसके लिए पहले से तैयार होकर क्लाइन मुस्कुराए और बोले, असल में आपको इतना इंतजार नहीं करना होगा। कल तक मैं आपको एक ड्रीम वॉकर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बेच दूंगा, और सबसे ज्यादा देर फ्राइडे तक। यूं तो ये एक प्राइवेट एक्सचेंज थी। क्लाइन ने द वर्ल्ड के रूप में जानकर अपनी आवाज भारी नहीं बनाई। उसने सिर्फ रिजर्व्ड आवाज में बात की। सच में? ऑड्री की आंखें फैल गईं। उसने अपनी हैरानी नहीं छिपाई। क्लाइन ने सर हिलाया और कहा, वो असल में हेवन रैम्बिस से है। मिस्टर फूल को मिली नई क्रॉस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को पवित्र कर सकती है। उसने बहुत सीधी बात की, असल स्टेप्स नहीं बताए। उसने गर्मन स्पैरो की विशेष ठंडक बनाई रखी। ऐसा है? ऑड्री के होठों के कोने मुड़ गए। वो मुस्कुरा दी। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, मिस्टर फूल की जय हो, और शुक्रिया मिस्टर वर्ल्ड। डबल शुक्रिया। क्लाइन ने अंदर ही अंदर हल्का सा हंसा और शांत भाव से बोला, यह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। इसके लिए पैसे देने हैं? उसने अंदर ही अंदर लैम्पून किया। ऑड्री ने अपनी मुस्कुराहट बनाए रखी और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? एक सीक्वेंस 5 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के लिए 8000 पाउंड्स। क्लाइन ने वो चीज चुनी जो मिस जस्टिस जल्दी से जमा कर सकती थी। ऑड्री को दाम से कोई ऐतराज नहीं था। उसने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, क्या तुम अलग किए गए हिप्नोटिस्ट कैरेक्टरिस्टिक भी मुझे बेच सकते हो? ये कहते हुए उसने शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, यह सूजी के लिए है। इस बार का हादसा उसे ही सॉल्व हो पाया। हाँ, उसका लेवल जितना ऊंचा होगा उतनी ज्यादा मदद वो कर पाएगी। वैसे मैं भी उसकी मदद करूंगी। कोई समस्या नहीं। 4000 पाउंड्स। इसकी उम्मीद रखते हुए क्लाइन ने सीधा अपना दाम बताया। उसके प्लान में वो हिप्नोटिस्ट को पवित्र करने के बाद रुक सकता था, सेपरेशन प्रोसेस आगे ना बढ़ाते हुए। अब वो अनशैडोड क्रूसिफिक्स को साथ में लंबे समय तक रख देगा ताकि बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स आकर कोई रूप ले। कुल मिलाकर 12,000 पाउंड्स। ऑड्री ने पुष्टि मांगी। ज्यादा दबाव महसूस नहीं किया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उसका कोई बड़ा खर्च नहीं हुआ था। उसके पास सिर्फ 10,000 पाउंड्स बचे थे। बस थोड़ा सा बचत करने से उसका काम हो जाता। ये देखकर कि द वर्ल्ड ने सर हिलाया, उसने आह छोड़ी। मैं फ्राइडे से पहले इसका भुगतान कर दूंगी। डील खत्म होने के बाद उसका मूड हेवन रैम्बिस के मारे जाने के साथ और बेहतर हो गया। उसने ऐसे पूछा जैसे वो गुफ्तगू कर रही हो, मैं द सन से एक बुज़दिल माइंड ड्रैगन का पूरा दिमाग खरीदूंगी, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगी। सूजी इतनी जल्दी हिप्नोटिस्ट पोशन हजम नहीं कर पाएगी। इस मुकाम पर उसने शर्मिंदगी से मिस्टर वर्ल्ड की तरफ देखा। हेवन रैम्बिस की डेमीगॉड कैरेक्टरिस्टिक के बदले क्या चाहिए? क्लाइन हंसकर बोले, मुझे अभी नहीं पता कि मुझे क्या कमी है।
असल में हिवीन रैम्बिस से मिली मैनिपुलेटर कैरेक्टरिस्टिक के अलावा मेरे पास उसकी पोशन फॉर्मूला भी है। जब तक तुम ड्रीम वॉकर पोशन हजम करो, मैं धीरे धीरे सोचता रहूंगा कि मुझे क्या चाहिए, और तुमसे कुछ काम करवाकर और कुछ मटीरियल्स जमा करवाकर तुम काफ़ी योगदान दे सकती हो उनके बदले में। ये शब्द सुनकर ऑड्री की ग्रीन आंखें चमक उठी। ठीक है, जवाब देने के बाद उसने इंटरेस्ट से पूछा, क्या ये वैसा ही है जैसे शाओ मियाई के लिए योगदान करती है? हाँ, ये वही तरीका है जो कई बड़े चर्चेज इस्तेमाल करते हैं, क्लाइन ने वाचक जवाब दिया। ऑड्री ने सर हिलाया और जिज्ञासा से पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, क्या स्पेक्टेटर पाथवे की हाई सीक्वेंस बियॉन्डर पोशंस के नाम जानते हैं? क्लाइन ने साधारण जवाब दिया, मैनिपुलेटर, ड्रीम वीवर, डिसर्नर, ऑथर और सीक्वेंस जीरो विजनरी। नाम सुनकर मुझे उनकी उम्मीद बढ़ रही है, खासकर ऑथर और विजनरी। ऑड्री ने कुछ सेकंड कल्पना की, फिर टॉपिक वापस ट्रैक पर लाया। हिवीन रैम्बिस ने राजा का राज क्या है, और वो राजा की मदद क्यों कर रहे हैं? वो कुछ हद तक शाओ के लिए पूछ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ खुद भी चिंता में थी। राजा का राज? वो चाहता है कि रॉयल फैमिली ने 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के साथ किए हैं, उन्हें छोड़कर एक डेमीगॉड बन जाए। इसके लिए उसे कई बलि रिचुअल्स की जरूरत है, ताकि ब्लड एम्परर के खंडहर के अंदर किसी महत्वपूर्ण चीज पर कंट्रोल पा सके। हैं, ये हिवीन रैम्बिस का जवाब था, लेकिन वो पूरा सच नहीं हो सकता और अक्सर उसका सिर्फ एक हिस्सा ही हो सकता है। जवाब देते वक्त क्लाइन ने अपनी सोच का साझा किया, और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट या ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर के लिए उन्हें एक जंग चाहिए जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले ले। ये वही है जिसे वो आगे बढ़ा रहे हैं और युग का ट्रेंड देखना चाहते हैं। एक जंग जो पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले ले, ऑड्री ने धीमी आवाज में दोहराया। उसकी खूबसूरत भौंकें थोड़ी सी चुड़ी और उसका खुश मूड फिर से गिर गया। यूं तो उसकी स्थिति और स्टैंडिंग ने उसे अभी तक जंग की क्रूरता का असली अनुभव नहीं करवाया था, लेकिन वो अब छुपाई और दुनिया से कटा नहीं रही। वो कुछ हद तक इसका तसव्वुर कर सकती थी। छोटी सी खामोशी के बाद ऑड्री ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराई। मुझे उम्मीद है कि हम इसे रोक सकेंगे। कुछ और शब्द बदलने के बाद वो ग्रे फॉग से निकल गई और रियल वर्ल्ड में वापस आ गई। और क्लाइन, उसने बिजी होकर साफ पानी, ट्री सैप, हर्बल पाउडर, 1000 फेस्ड हंटर का खून, स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर पाउडर और बाकी मटेरियल्स का इस्तेमाल करके हिवीन रैम्बिस की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को डाइल्यूट किया और एक ऐसी पोशन तैयार की जिसका नाम क्वेश्चनेबल था और डेफिनेटली प्रॉब्लम से भरी थी। फिर उसने एक आम ग्लास बॉटल ढूंढी और पोशन उसे अंदर डाल दिया। वो जानना चाहता था कि आखिर में ये किस तरह के सील्ड आर्टिफैक्ट में बदलेगा। इसमें कुछ वक्त लगा, इसलिए उसने ग्रे फॉग के ऊपर के मिस्टीरियस जगह की शक्ति का इस्तेमाल करके ग्लास बॉटल के आसपास एक स्फेरिकल बैरियर बनाई, ताकि वो म्यूटेट होने के बाद पूरी जगह को प्रभावित ना कर सके। ये सब करने के बाद वो 160 बॉकलैंड स्ट्रीट वापस आया और उसने अरोडिस को बुलाकर हाउंड ऑफ फुलग्रिम और डिमोनिक वुल्फ ऑफ फॉग के नाम से जानी जाने वाली 2 बियॉन्डर क्रीचर्स के बारे में जानकारी मांगने की तैयारी की। इसी दौरान वक्त गुजरने के साथ आसमान के बादलों ने मोटाई पकड़ ली थी और सूरज फिर से ढक गया। पूरा बैकलैंड सुबह की तरह अंधेरा और ठंडा हो गया। डेस्क के पास खड़े होकर उसने खिड़की से आसमान की तरफ देखा। किसी कारण से उसे ऐसा लगा जैसे उसने और चर्च ऑफ एवरनाइट ने एक महत्वपूर्ण समस्या को नजरअंदाज कर दिया है। इस दौरान उनकी जांच रिलेटिवली स्मूथली चल रही थी और मिली जानकारी भी गहराई में जा रही थी, लेकिन किसी कारण से इससे उसे बेचैन किया। क्या इस मामले में कोई प्रभाव या मिसडायरेक्शन है और कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं सोच नहीं पा रहा? यहां तक कि ग्रे फॉग के ऊपर जाना भी बेकार है। डिविनेशन शायद उसकी तरफ इशारा करेगी। क्लाइन ने जल्दी से अपने ख्याल इकट्ठे किए, पेपर खोला और फाउंटेन पेन से छुपावट और रहस्य खोजने वाले प्रतीकों से बनी एक तस्वीर बनाई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, लगभग 8 सेकंड बाद रूम के फुल बॉडी मिरर ने अंधेरा ढांक लिया। एक्वियस लाइट लहरें ली और सिल्वर शब्द बने। उच्च महान मास्टर, आपका तुच्छ वफादार और विनम्र सेवक आपकी बुलावट को स्वीकार करने के लिए यहाँ है। मुझे लगता है मैं देर से आया। मैं अब एक ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट बन गया हूं। अगर मुझे आइसोलेशन से बचना है तो मुझे कुछ वक्त चाहिए। क्षमा करें महान मास्टर। तुम्हें ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट हो? क्लाइन ने हैरानी भरी नजर से पूछा। वो पहले ही सोच सकता था कि चर्च ऑफ स्टीम के अंदर क्या चल रहा होगा। वो मिरर जो सवाल जवाब के खेल से मजा लेता है, अचानक से पागल हो गया। फुल बॉडी मिरर के सिल्वर शब्द कीड़ों की तरह रेंगे और नए शब्द बने।
उच्च महान मास्टर, क्या आपका कोई सवाल है अपने वफादार सेवक अरोडिस को परखने के लिए? हाउंड्स ऑफ फुलग्रिम और डिमोनिक वुल्फ ऑफ फॉग के बारे में तुम्हें क्या पता है? उसने बिना किसी दावे दवाव के पूछा। बिल्कुल भय नहीं हुआ कि ये असल में 2 सवाल थे। मिरर में सिल्वर शब्द एक जीवित चीज की तरह रेंगे और आकार बदल गए। हाउंड्स ऑफ फुलग्रिम स्पिरिट वर्ल्ड की एक खास प्रजाति हैं। वो हिस्टोरिकल वॉइड में रहती हैं। यहाँ तक कि 7 लाइट्स भी सिर्फ उन्हें जानते हैं और उनसे बात नहीं कर सकते जब तक कि वो हिस्टोरिकल वॉइड से बाहर ना आए और शिकार करने की कोशिश ना करें। लेकिन फिर भी जो आप देखते हैं वो सिर्फ उनके अतीत का प्रतीक हो सकता है। डिमोनिक वुल्व्स ऑफ फॉग एक प्रकार की हाई लेवल डिमोनिक वुल्व्स हैं। पुराने देवताओं की मौत और कटालिज्म के बाद और एंटीगोनिस फैमिली, ज़ैरेटून फैमिली और चर्च ऑफ एवरनाइट के द्वारा मारे जाने के बाद अब वो अति दुर्लभ हैं। और हाँ, वो सभी एंटी डिविनेशन और धोखे में माहिर हैं। उन्हें ढूंढना आसान नहीं। दूसरे शब्दों में, चर्च ऑफ एवरनाइट के पास डिमोनिक वुल्फ ऑफ फॉग से संबंधित मटीरियल्स और आइटम्स होंगे, और इसके साथ मैं इसे स्पिरिट वर्ल्ड में ले जाकर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कन्वर्जेंस के नियम का इस्तेमाल करके एक हाउंड ऑफ फुलग्रिम को बेट कर सकता हूं। क्लाइंट ने अपनी सोच का सिलसिला शुरू किया, पढ़ते हुए। चैप्टर 1056 असली डेविल। हाल समझकर क्लाइंट ने रूम के फुल बॉडी मिरर की तरफ देखा और पूछा, राजा का राज क्या है? दूसरी दुनिया की तरफ जाने वाली मिरर की सतह पर एक्वेस लाइट लहरें लीं और एक दृश्य उजागर हुआ। यह खंडहर था जो अंधेरे की गहराई में छुपा हुआ था, इतिहास की धूल से ढका, लेकिन वो बिल्कुल ठीक ठाक था। क्या इसका मतलब है कि राजा का राज ब्लड एम्परर के खंडहर में है? अरोड्स सीधे जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहा, या इतना ही देख सकता है? कुछ सोचने के बाद उसने मैजिक मिरर से कहा, तुम्हारी बारी सवाल करने की। फुल बॉडी मिरर में इमेज बिल्कुल नहीं बदली, उसने सिर्फ सिल्वर शब्द उजागर किए। महान मास्टर, क्या आपके पास और कोई सवाल है? हाँ, बिना किसी दावे के क्लाइंट ने सर हिलाया और पूछा, सेंटस ऑफ वाइट कटरीना अभी कहाँ है? मिरर में सिल्वर शब्द तेजी से धुंधले और गायब हो गए, लेकिन बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं बदला। वो अभी भी ब्लड एम्परर के खंडहर का था। अगर भी शब्दों की आमद और रवानगी नहीं होती तो मुझे लगता ये मैजिक मिरर क्रैश हो गया है। कटरीना ब्लड एम्परर के खंडहर में छिपी हुई है, असली वाला? क्लाइंट सोचते हुए सर हिलाया। तुम्हारी बारी। दृश्य के ऊपर सिल्वर शब्द फिर से जमे। कृपालु मास्टर, आप बैकलैंड क्यों नहीं छोड़ते? अच्छा सवाल है। मैं शुरू में ऐसी योजना बना चुका था। मैं बैकलैंड की ग्रेट स्मॉग की जांच इसलिए शुरू की क्योंकि मैं गरीबों जैसे ओल्ड कोहलर की निर्दोष मौत से गुस्सा था और अपने मुख्य लक्ष्य के टूटने से गुमराह था। बाद में मैं देवी की ब्लेस्ड की पहचान में फंस गया। बाद में मैं एक आफत को होने से रोकना चाहता था और उन लोगों को बचाना चाहता था जिनको मैं जानता हूं, जो ताकतवर लोगों की अंबीधा से दुखी हो सकते थे और युग की लहरों में डूब सकते थे। मैं कुछ खतरा उठाने को तैयार था, और अब ये जानकर कि एक जंग हो सकती है जो पूरी दुनिया को लपेट लेगी, और ये खोज करके कि स्कॉलर ऑफ योर का एडवांसमेंट रिचुअल मुझे के लिए टेलर मेड है, जिसमें चीज़ें तय करके रखने के निशान हैं, मैंने एहसास कर लिया है कि मैं भागने की कोशिश कर भी नहीं पाऊंगा, या ये कहूं कि मैं बैकलैंड से भागकर भी अपनी तकदीर से बच नहीं पाऊंगा। ऐसी सूरत में मैं खतरे का सामना करने में आगे बढ़ जाऊं, देखूं कि क्या मैं सच्चाई जान पाता हूं और जीने का मौका ढूंढ पाता हूं, अपनी तकदीर अपने हाथों में ले पाता हूं। क्लाइंट के ख्याल बार बार पलकते रहे, फिर ठीक हुए। इसके बाद उसने शांत भाव से जवाब दिया, भागना सच्ची समस्या का हल नहीं है। ये कहते हुए उसने पूछा, ट्रिसी अभी कहाँ है? फुल बॉडी मिरर ने आखिर दिखाए गए दृश्य को बदल दिया। इस बार वो पिच ब्लैक था। कभी कभी मोटे ऑब्जेक्ट सतह पर फिसलने लगते। अरोड्स ट्रिसी की हालत भी नहीं देख सकता। क्लाइंट ने हल्का सा सर हिलाया और कहा, तुम्हारी बारी। मिरर एक्वेस लाइट और सिल्वर के तारों से भरा हुआ एक वाक्य बना। महान मास्टर, मुझे आपको कुछ बताना है, क्या मैं बता सकता हूं? बताओ, क्लाइंट ने जवाब दिया, कुछ क्यूरियस होते हुए। सिल्वर शब्द नए शब्दों में बदल गए। आपको आगे आने वाले चीजों से सावधान रहना होगा। इसने एक्सक्लेमेशन पॉइंट तक इस्तेमाल कर लिया, और ऑड्स ने कुछ बुरी चीज पहचान ली। कुछ सेकंड सोचने के बाद क्लाइंट ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या खतरा हो सकता है? मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है। और ऑड्स ने अपने शब्दों को दोबारा जोड़ा, उन्हें सिल्वर से ग्रेश वाइट बदल दिया। साफ था कि वो अपनी उदासी और सेल्फ रिप्रोच व्यक्त कर रहा था। जवाब का इंतजार किए बिना मिरर में नए ग्रेश वाइट शब्द एक के बाद एक आने लगे। महान मास्टर, मुझे आपको एक और दृश्य दिखाना है, क्या ठीक है? हाँ, क्लाइंट ने धीरे से बोला। फुल बॉडी मिरर की सतह पर लहरें आईं, पिच ब्लैक अंधेरा बदल गया। ये गहरी और गहरी होती गई, डायमंड्स की तरह चमकने लगा। ये खूबसूरत और विशाल रात थी। जो दृश्य अरोड्स दिखा रहा है वो देवी के लिए है, जो इंट्रिंसिकली तारे हैं, या वो कॉस्मोस से डाली गई नजर है।
ऐसा लगता है कि वो सीधे व्यक्त करने की हिम्मत नहीं कर रहा। क्लाइंट ने कुछ देर सोचा और आगे पूछने की कोशिश नहीं की। आज के लिए यहां खत्म करते हैं। ठीक है। ग्रेश व्हाइट शब्द फिर से सिल्वर रंग से रंगे गए और उनके आने की रफ्तार किसी कारण से धीमी हो गई। मास्टर, आपने नहीं कहा कि आगे अगर आपके पास और सवाल हैं तो आप मुझे अपने वफादार सेवक अरॉड्स को फिर बुलाएंगे? ये एक ऐसा मिरर है जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहता है, क्लाइंट ने मजेदार अंदाज में कहा। बिल्कुल, जब मेरे पास और सवाल होंगे तो मैं तुम्हें फिर बुलाऊंगा। हाँ मास्टर, अलविदा मास्टर। मिरर पर सिल्वर शब्द अपनी नॉर्मल रफ्तार पर वापस आए, एक हाथ बनाकर झूलता रहा। सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद क्लाइंट ने समनिंग सिंबल्स वाले पेपर को जला दिया और पर्दे खींच लिए। उसने फिर से ठंडी और अंधेरी आसमान की तरफ टकरार से देखा। एम्प्रेस बरो, एक छोटे एवरनाइट कैथीड्रल में। जियो और फॉर्स ने मिस जस्टिस की अपडेट मिस्टर फूल के जरिए पाई और उन्हें पता चल गया कि समस्या हल हो गई है। उन्हें कुछ हद तक पता चल गया कि राजा का राज क्या था। सचमुच शानदार। गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी पर विश्वास करने वाली फोर्स ने अंधेरे और शांत प्रेयर हॉल में आंखें खोली, सर घुमाया, आवाज नीचे की और आह भरी। वो असल में सीधा कहना चाहती थी कि मिस्टर वर्ल्ड या गेरमैन स्पैरो सचमुच शानदार हैं, लेकिन वो अब ऐसी गलती नहीं करना चाहती। पिछला हफ्ता उसे ऐसा लगा जैसे वो रहस्यमयी दुनिया में 10 साल से ज्यादा से हो। जियो ने भी आंखें खोली, लेकिन उसने पहले अपने सीने पर एक क्रिम्सन मून बनाया, देवी के प्रति अपनी बेअदबी का पश्चाताप दिखाने का तरीका। हाँ, वो अपनी बात खत्म कर पाई। उसकी पाने की कोशिश की जानकारी फोर्स तक पहुंच गई। वो कहना चाहती थी कि हुविन रैम्बिस असली डेमीगॉड था, लेकिन जब से वो और फॉर्स कैथीड्रल में आए थे, 10 मिनट से कम ही बीते थे, फिर भी उसे गेरमैन स्पैरो ने खत्म कर दिया। सेंट्स के तौर पर इतना बड़ा अंतर। शायद ये एंजल का आशीर्वाद है। अपने सुपर नेचुरल इवेंट्स के अनुभव और नॉवेल्स लिखने के अनुभव से फॉर्स ने एक धुंधला सा अंदाजा लगाया। प्रेयर हॉल अंधेरी और शांत थी, इसलिए गुफ्तगू के लिए उचित नहीं थी। जियो ने फॉर्स की बातों का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सर हिलाया, उठी और आयल में चली गई। दोनों प्रेयर एरिया से निकलकर दरवाजे के करीब आए। जियो ने सांस लेकर कहा, मैं सच में चाहती हूं कि एक दिन मैं इतनी ताकतवर बन जाऊं। मुझे भी कभी कभी ऐसे ख्याल आते हैं। फॉर्स मुस्कुराई। ओह, जो भी हो, तुमने अपनी जांच तो पूरा कर ली है ना? यूं तो जो राज बोले गए हैं उनमें डेफिनेटली खोदने लायक बातें हैं, लेकिन मामले का आउटलाइन काफी साफ है। जियो ने आगे दरवाजे की तरफ देखा और कुछ सेकंड के लिए बेहोश सी हो गई। लेकिन इसका क्या फायदा? मैं इस मामले में कुछ कर नहीं सकती। नहीं नहीं नहीं, जब दुश्मन की बात है तो उस आदमी की पहचान उतनी बुलंद नहीं है। कम से कम वो ऐसा है जिसे हम सीधे देख सकते हैं। फॉर्स ने सीरियसली अपनी दोस्त को तसल्ली दी। जब तुम्हें स्ट्रेंथ में क्वालिटेटिव चेंज मिलेगा तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस मामले में भाग लेने की क्षमता रखती हो, कम से कम उन मामलों में जो और ज्यादा ऊंचे लेवल से नहीं जुड़े। फॉर्स जो कब की टैरो क्लब में शामिल हो गई थी, उन्होंने मिस्टर फूल के रचे मामलों को देखा था। उन्होंने अपने ब्लेस्ड और टैरो क्लब के मेंबर्स को इस्तेमाल करके ट्रू क्रिएटर के उतरने को तबाह किया, बैंसी का राज खोला, स्टॉर्म डोमेन से एक हिस्सा अधिकार पाया और 008 की मालिकी में दखलंदाजी की। इन मामलों में शामिल हुए फरिश्तों, किंग ऑफ एंजल्स और यहां तक कि असली देवताओं के मुकाबले राजा जॉर्ज III अकेले वाकई कुछ खास नहीं थे। जियो धीरे से दरवाजे तक गई और कुछ खामोशी के बाद बोला, मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। हम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वापस जाएंगे। हम जल्दी नहीं करेंगे। एक बार मुझे जज पोशन फॉर्मूला मिल जाए, हम गायब हो जाएंगे और छिप जाएंगे। मुझे विश्वास है कि आज के हादसे के बाद वो शायद हमारी जांच करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो तो पक्का है, वो बस अंधेरे में छुपे हैं, ऐसे स्थानों पर जो रोशनी नहीं देख सकते। फॉर्स ने जल्दी से साथ दिया, फिर चीख मारी। मुझे सिर्फ उम्मीद है कि हमारे दोबारा मूव करने से पहले मेरे गुरु को लिखा मेरा खत पहुंच जाए। जियो ने अपने पीले बाल पकड़े और चर्च के दरवाजे से बाहर निकलते हुए सीरियस तरीके से कहा, मुझे फॉर्मूला मिलने के बाद मैं वो बटन खरीदूंगी और जल्द से जल्द एडवांस करने की कोशिश करूंगी। अच्छा है, तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट वापस आ गया है, फॉर्स ने मजाक किया। जियो ने कुछ नहीं कहा, शांत चेहरे के साथ आगे बढ़ती रही। कुछ 10 कदम चलने के बाद वो अचानक रुक गई और बिना सर घुमाए कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास उस बटन को खरीदने के लिए काफी पैसे हैं। जब वक्त आएगा मुझे थोड़े उधार दे देना, मैं पक्का वापस कर दूंगी। फॉर्स एक सेकंड के लिए हैरान हुई, फिर खा खाकर हंसी। ठीक है, अगर मेरी गैस सही है तो मुझे अपने गुरु से आगे की आइटम्स मिल जानी चाहिए। थर्सडे दोपहर आराम करने के बहाने का इस्तेमाल करके क्लाइंट मास्टर बेडरूम में वापस आया और बाथरूम में दाखिल हुआ। उसने काउंटर क्लॉकवाइज 4 कदम चले और ग्रे फॉग के ऊपर पहुंच गया। उसे विश्वास था कि ग्लास बॉटल जो पोशन से भरी थी उसे सूख लिया गया होगा। द फूल की हाई बैक चेयर पर बैठकर उसने हाथ हिलाकर आइसोलेशन बैरियर हटा दिया और अपने लक्षित को अपनी तरफ खींच लिया। ट्रांसपेरेंट ग्लास बॉटल पहले ही एक अंधेरा रंग लग गया था। उसकी सतह पर एक जाल जैसा पैटर्न था जो हल्का सा चमक रहा था, एक आर्टिस्टिक हवा दे रहा था।
वहां अंदर खाली था। पोशन की एक बूंद नहीं बची। स्पेशियस बॉटल के मुंह पर एक धुंधली सी चमक जैसी लेयर थी। इससे उसे ऐसा लगा जैसे उसकी नज़र बॉटल के मुंह पर पड़ी, खींच ली गई। बॉटल से आवाज आई, 100 सोने के सिक्के डालकर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। 100 सोने के सिक्के डालकर एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। तुमने ये किससे सीखा? ये कहना चाहिए कि ये एक सुर बयान कुछ हाइप्नोटिक प्रभाव रखता है। 100 सोने के सिक्के डालना बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड के दरवाजे खोलने और बॉटल का गुलाम बन जाना जैसा होगा। क्लाइन ने एक साधारण विश्लेषण किया, फिर अनशैडोड क्रूसिफिक्स को बुलाया, ग्रे फॉग की लाई हुई दबाव को इस्तेमाल करते हुए उसे बॉटल के मुंह में घुसा दिया। तू शैतान है। बॉटल की आवाज तेज आवाज में चीखी, फिर ग्रे फॉग ने उसे दुखद तरीके से रोक दिया।